पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है किसी को रिप्रेजेंटेशन में? किसी को कोई भी तकलीफ हो तो भैया बोलते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया इस ग्राफ में कि आप पहले तो हमारा ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ होगा। तो केवल एक ही पॉइंट में हमें तकलीफ आ रही है, वो कौन सा पॉइंट है? बोलिए 3। हमें एक पॉइंट पर दिक्कत आ रही है 3 पर। 3 पर क्योंकि हमारी डोमेन में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 3, 1 2 3, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी कैसी होगी, वो या तो इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी। तो मैंने 2 तरीके सिखाए थे, या तो ये पता करें, तो पता करके भी दिखाता हूँ आपको। तो चेक करते हैं, x के 3 पर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन x अगर 3 से बहुत मामूली से छोटा है, h कैसा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h कैसा है, वेरी बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, मतलब जस्ट 3 के आसपास ही होगा ये। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखिए, अगर इसे fx बोला है तो इसकी वैल्यू निकाल के देखिए 3 माइनस एच पर, 3 के लेफ्ट पर। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। ऊपर आ जाएगा 3 माइनस एच का स्क्वायर टू 3 माइनस एच माइनस 11 अपॉन 2 3 माइनस एच माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, देखो h अगर 0 को अप्रोच करता है, h अगर बहुत छोटा होता है तो 3 के रेस्पेक्ट में से भूल जाऊंगा मैंने कहा था कि निगलेक्शन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लूँ कि मेरे पास 101 रुपये रखे हैं जेब में, मान लो आपने मुझसे बोला कितने रुपये हैं, तो सकता है मैं 100 ही बोलूँ कि 1 रुपये से क्या होना है, बेकार है वो। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? या मेरे आपके पास मान लो कि अकाउंट में 1,01,000 रुपये पड़ा हुआ है, कोई पूछे कितने पड़े हैं अकाउंट में तेरे पास, क्या कहोगे 1,00,000 पड़े हैं। तो आपने उस 1 रुपये को क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। आपके पास 1 ही रुपया हो, आपकी पॉकेट में एक ही रुपया हो, कोई पूछे कितने रुपए हैं, तो अभी थोड़ी कोई निगलेक्ट कर दो उस एक को, वही तो सब कुछ हमारे लिए। तो निगलेक्शंस हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में किए जाते हैं। 3 के रेस्पेक्ट में ये h बहुत ही छोटा नंबर है तो छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। अब यहाँ तो बेचारा अकेला h ही है माइनस एच, तो छोड़ने लायक तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा नंबर है। ये हो जाएगा 9 और 6, 15 माइनस 11 4, 4/2 2 अपॉन माइनस एच टाइप का आ रहा है। और h अगर बहुत छोटा, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अलग से कर लीजिए। ये जब h बहुत छोटा है और पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी मीन्स इन्फिनिटी। तो ये नंबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 3 के राइट पर, सॉरी लेफ्ट पर वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी होगी। एग्जैक्टली सिमिलरली 3 के राइट पर निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो कोई अंतर नहीं आएगा। ऊपर वही हो जाएगा 3 प्लस एच का स्क्वायर 2 टाइम्स 3 प्लस एच माइनस 11 2 टाइम्स 3 प्लस एच माइनस 3। फिर वही कहानी है, देखिए ये तो फिर निगलेक्ट हो जाएंगे। ऊपर फिर वही आपका कुछ 2 अपॉन एच टाइप का बनेगा। अभी एच अगेन बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा निगलेक्ट, काय के रेस्पेक्ट में, हाँ निगलेक्ट नहीं होगा, 0 अप्रोचिंग टू 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो 3 के लेफ्ट में आपने क्या देखा कि वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी को जा रही थी, और 3 के राइट में आपने क्या देखा, वैल्यू आपकी इन्फिनिटी को जा रही थी। तो ग्राफ जब इन्फिनिटी पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो कब होगा, 3 का राइट होगा वो। और ग्राफ जब 3 के लेफ्ट पे होगा तो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, सबसे नीचे, माइनस, ऐसा ग्राफ आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी की तरह। यहाँ तक कहानी क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या कहा था, स्टेप एक और, कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इन पर कैसी होगी फंक्शन की वैल्यू, ये कहा था। ठीक है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब ये स्टेप एक लिमिट चैप्टर का स्टेप है, आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। वैसे कल हमने इसके सवाल देखे थे, तो हम चाहे तो इन्फिनिटी पे निकालें चाहे माइनस इन्फिनिटी पे। मैंने लॉजिक क्या दिया था, x की हाईएस्ट पावर जो हो वो आप कॉमन ले लीजिएगा, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है x की, 2, न्यूमरेटर में 2 है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स, तो एक x तो कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो एक x बाहर बच गया है, तो अंदर ये बच रहा है। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू इन्फाइनाइट सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये 0 का अप्रोच कर जाएंगे,
और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू 1 क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी बनेगा आपका ये। तो इन्फिनिट पे वैल्यू क्या बनेगी इसकी, इन्फिनिटी बनेगी। कल वाले सवालों में पूरे कट जाते थे, इस वाले सवाल में पूरे नहीं कटे, ऊपर की डिग्री 2 थी, नीचे की डिग्री 1 थी, इसलिए आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी को अप्रोच करके। कॉमन सेंस से भी कह सकते हो, अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि सर x स्क्वायर बहुत बढ़ जाएगा x के कंपैरिजन में। तो जब इन्फिनिटी में पहुंच जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसकी तुलना में, तो इसलिए आंसर हमारा बहुत बड़ा आया है। ये सब हमारा लिमिट चैप्टर में हम सीखेंगे, अभी आप मैथमेटिकली भी डील कर सकते हैं। अगर यहीं पर मैं x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लिखता तो क्या इस पार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। प्लस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारे स्टेप थे। तो पहले हमारा कल वाले सवालों में क्या हो रहा था, नॉर्मली हर बार वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही थी, यहाँ 1 में अप्रोच नहीं कर रही है। तो x बराबर माइनस इन्फिनिटी हो चाहे x बराबर प्लस इन्फिनिटी हो, दोनों ही जगह पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, एक बार इन्फिनिटी और एक बार माइनस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? अब और क्या कर सकते हैं कि सर अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं, ग्राफ हमारा कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, कर लीजिए। चलिए ग्राफ बाद में बना देंगे, पहले मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ उधर। इसके लिए हम डेरिवेटिव निकालेंगे। 1/2 तो कांस्टेंट अलग लिख देता हूँ। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये 2 तो हटा दिया था, x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x इंटू 2x ये आएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर, 2x और माइनस 6x माइनस 4x माइनस 3 और इंटू 2 माइनस 6, यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11। कोई भी डाउट हो बोल दीजिएगा बीच में, चुपचाप मत बैठे रहा करिए क्लास के अंदर। क्या आएगा सॉल्व करने पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर ये पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होगा, न्यूमरेटर, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, तो अगर ये न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, अगर आपका ये न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ये फैक्टराइज हो रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अब ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। मेथड ऑफ इंटरवल नहीं आता हो तो आप उससे पूछ लीजिए, भैया आपने पिछली बार मैंने पूछा था, सबने कहा था आता है। 5 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और पूछने में अगर कभी दिक्कत लग रही है तो कल सुबह आके पूछ लीजिएगा, अकेले में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। किसी को ऐसा लग रहा हो कि कंफर्टेबल नहीं है तो आप अलग से आके पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो इस इंटरवल में ग्राफ क्या हो जाएगा आपका बेटा, किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कह सकते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक, ग्राफ ड्रॉ करें आप। पहले तो इसको अलग से लिख लेते हैं, ये आपने लिख लिया है ना, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, मैं साफ कर दूँ उसे, ये लिख लिया सब लोगों ने, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 5 के आगे इंक्रीजिंग है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फिगर को। ये हमारा x बराबर 0, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ आएगा -1, जरूरत नहीं -1 की, 1 की ज़रूरत है हमें। तो हमने चेक किया तो हमने देखा कि हमारा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक कैसा है, इंक्रीजिंग है। और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी,
तो माइनस इन्फिनिटी में मतलब नीचे से ग्राफ चालू होगा। ग्राफ चालू कहाँ से होगा? बिल्कुल ऐसा इन्फिनिट वाले पॉइंट से। लेकिन अब देखो यहाँ वर्टिकल लाइन नहीं खींच पाएंगे क्योंकि ये भी इन्फिनिटी है, तो हम एक अंदाजे से बना देंगे कि ऐसा भी ग्राफ आ रहा हो, कहीं दूर प्रदेश से ग्राफ आ रहा है, तो दूर प्रदेश से आ रहा है तो ये अनंत से आ रहा है, अनंत पे जा रहा होगा। हमें क्या है, जो रेल की पटरी हमें दिख रही होती है, मुझे कहाँ से आ रही है तो हम क्या कहेंगे, कहीं अनंत से आ रही है, कहीं से। हमें क्या करना, कहाँ से आ रही है। ऐसे ही ये कहाँ से आ रहा होगा ग्राफ, कहीं अनंत से आ रहा होगा दूर से, लेकिन नीचे से आ रहा है इन्फिनिटी से। हमने जो बनाया था यहाँ से स्टार्ट कर लिया ग्राफ को। अब ग्राफ हमारा 1 तक इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से ग्राफ हमें इंक्रीजिंग बनाना है। कब तक? 1 तक। अब 1 पर वैल्यू कितनी है, इंक्रीजिंग है, तो 1 पर कितनी वैल्यू होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो निकाल के देखो f ऑफ 1 कितना होगा, x इक्वल टू 1 डाल दो, ये कितना आ गया, ये -8 पाई -4 2। 1 पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से वैल्यू लगातार बढ़ेगी 1 तक, और 1 पर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो ग्राफ यहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ से ग्राफ को वहाँ ले जाना है। अब डिजाइन पे मत रहिए, भी हमने नहीं सीखा कि कैसे डिजाइन से बनेगा, उसकी हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस यहाँ से बढ़ा के वहाँ ले जाना है। अब ये यहाँ कहाँ काटेगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम तो रेंज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा ज़्यादा मन नहीं है। ऐसे आ जाएगा। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी वो भी आप निकाल सकते हो। 0 डालने पर क्या आएगा, 11/6 आएगा ये पॉइंट, ये हमें निकालना हो तो निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो रेंज में है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2, यहाँ तक ग्राफ गया। फिर हमने देखा कि 1 से लेके 5 में ग्राफ डिक्रीजिंग है। हमने क्या देखा, 1 से लेके 5 में ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। कई लोगों को लगेगा कि सर 5 यहाँ कहीं होगा और 5 तक डिक्रीज करा देता हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच पे 3 पर ग्राफ टूटता है। 3 के लेफ्ट पे कहानी कुछ और थी और 3 के राइट पे कहानी कुछ और थी। 3 के ये वाला पॉइंट, 3 का इधर क्या आएगा, 3 का लेफ्ट आएगा, 3 से छोटा। तो 3 से छोटे पर वैल्यू देखे तो माइनस इन्फिनिटी है। तो हमें इस पॉइंट पर 3 के इधर क्या करना है, ग्राफ को यहाँ लेके आना है माइनस इन्फिनिटी में पैरेलल, और यहाँ से घटाना है और यहाँ लाना है। क्या करेंगे, इधर करना क्या है, इसमें से ले आएंगे और कैसे ले आएंगे, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। हमें घटाना है और 3 के लेफ्ट में कहाँ ले जाना है, माइनस इन्फिनिटी में, तो उठा के नीचे ले गए। अब 3 पर तो ग्राफ है ही नहीं, तो 3 के राइट पे जाएंगे। 3 के राइट पे कितनी वैल्यू है, इन्फिनिटी, तो ग्राफ अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से ग्राफ चालू करेंगे। अब 3 से लेके 5 तक ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। जरा 5 डाल के देखो, 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, निकाल ली। तो यहाँ से ग्राफ डिक्रीज करेगा, अभी 2 है तो अगर आप और ऊपर ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और 5 पर वैल्यू हो रही है 6, 2 थोड़ा ऊपर बना दिए, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तब यहाँ से वैल्यू क्या होगी, घटेगी इस तरीके से। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। और 5 के बाद क्या हो रहा है, फिर ग्राफ बढ़ रहा है, और बढ़ के जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या हो रही थी, इन्फिनिटी हो रही थी, तो बढ़ के कहाँ जा रहा है। तो इसकी तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे ऊपर ले जाओ उसे, कहीं चला जाएगा, कहीं भी है, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अगर कोई रेंज पूछे तो देखो रेंज क्या रही है, देखो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते हम 2 पर पहुँच गए, और फिर 6 से इन्फिनिटी पे पहुँच गए। 6 पे भी क्लोज है और 2 पे भी क्लोज है। ये हमारी रेंज आएगी इस फंक्शन की। रेंज मीन्स वेरिएशन ऑफ y। सभी लोग देख लीजिए अच्छे से, अभी भी तक कोई भी जगह पर आपको डाउट हो तो फिर बोलिए। थोड़ी मुश्किलें लग सकती हैं आप लोगों को, आप बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो टीचर के संग थोड़ा कनेक्ट होने में भी समय लग जाता है, टीचर की भाषा को समझने में थोड़ा समय लगता है स्टूडेंट को। और उसके बाद अगर आपने इस तरह की ग्राफ ही, जैसे मैं अगर स्टूडेंट होता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब y की बात करने लगे सर, कब x की बात करने लगे सर अचानक से। जैसे मुझे क्या करूँ, चाबी गाड़ी की वहीं रखी होगी, जिम में है क्या, जिम में नहीं। जैसे मुझे जब मैं स्टूडेंट था 11th 12th 13th में, मैं तो 11th 12th पढ़ा नहीं था, 13th में स्टूडेंट था, तो मैं क्वालिटिक पढ़ा रहे थे मेरे सर। मैं गांव का स्टूडेंट था, गांव से गया था, जैसे कई लोग बैठे होते हैं बिल्कुल सीधे साधे से, तो वो पता नहीं पढ़ाते थे सर, हिंदी भी नहीं बोलते थे वाले सर, संदीप जैन सर थे, पता नहीं इस टाइम कहाँ पढ़ाते होंगे। वो बार बार जब वो पढ़ाते थे ग्राफ्स, आप लोगों को दिक्कत भी आती होगी। मुझे d<0 तो अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पर, मैं सोचता पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये, कहीं भी जब मन करता है d<0 कर देते हैं। d<0 तो करता है जैसे पता नहीं किसी ने कुछ छीन लिया हो मेरे से, रूट ही नहीं है।
जैसे ही सर कहते थे कि a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 को तो मैं इतना ओवररेट करने मतलब कहता किसी से नहीं था, खुद ही सोचता था कि यार जब रूट ही नहीं है तो सवाल ही क्यों हो रहे हैं, और d लेस देन 0 तो स्वाता ही नहीं था मेरे को। तो वैसे ही लोगों को लगता हो ग्राफ देख के, लेकिन आप ग्राफ को जितना जल्दी एनालाइज करना सीख जाएंगे उतना आपके लिए सब्जेक्ट ईजी होते जाएंगे। आपको ये दिखना चाहिए किस एक्स पर क्या वाई है, किस एक्स पर क्या वाई है, एक्स का वेरिएशन क्या है, वाई का वेरिएशन क्या है, वाई मतलब क्या है, एक्स मतलब क्या है, ये आपको बार बार दिखना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैंने रेंज बोला तो मुझे वाई के बारे में सोचना है, डोमेन बोला तो मुझे एक्स के बारे में सोचना है, किस एक्स पर फंक्शन डिफाइन दिख रहा है मुझे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो इस ग्राफ में तो बोलिए, किसी को भी। इन्फिनिटी किधर भी बेटा, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं तो हमें y की वैल्यू इन्फिनिटी चाहिए ना। जो आप f निकाल ले हो fx तो y होता है, x इन्फिनिटी जब करूंगा तो y भी इन्फिनिटी, मतलब ऐसा वाला पॉइंट चाहिए मुझे, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। जब x भी इन्फिनिटी और तो कहाँ पर जाएगा वो पॉइंट, समझ गया ना कहाँ जाएगा? जब ये लाइन भी अनंत पे पहुंच जाएगी और ऊपर वाली भी एंड में पहुंच जाएगी, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया है कि जा रही है दूर। तो अगले वाले में आप बोर्ड पे आ जाना, अगले सवाल में तो पता चल जाएगा आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। सीखोगे ऐसे ही यार, देखो डरने की बात नहीं है, डरते रहेगा तो पीछे रह जाएगा दुनिया में बहुत। ठीक है ना। और दुनिया डराएगी अलग, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसे खर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह से 9 बजे से बैठे हो, 7 बजे जगे होगे, रात को बच जाओगे, ऐसे पंचर हो जाते होगे दिन में तो। और फिर होमवर्क अलग करना है वहाँ जाके, नहीं करे तो फिर सर वो चिल्लाएंगे। इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो जाओ, इससे बेगैरत तो इंसान बनना नहीं, अपन को इतना बेगैरत तो इसका मतलब हम पास तो हो कम से कम, कुछ भी हो चाहे हो। ठीक है ना। तो पास होने के लिए देखो इतने परेशान हो रहे हैं, थोड़ी बेइज्जती और भी सहन कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक है ना। पास हो जाओगे तो खूब सम्मान करेगा। जिस गांव के होगे वहाँ गांव में बहुत ही कम लोग पास हुए होंगे, और शहर के होगे तो कुछ हुए भी होंगे पास। जैसे मेरे शहर में तो हर साल 1-2 लोग ही पास होते हैं। मेरे टाइम पे तो सर पहली बार पास हुए थे, मेरी साल से पहले जब मैं 12th में था तो मेरे शहर में पहली बार भी IIT पास हुआ था। उसी के भरोसे हम भी चले गए कोचिंग करने, नहीं तो भाई मुरैना PG कॉलेज से ही BSc कर लिए होते। वो पास हो गया, हमने सोचा हम भी पास हो जाएंगे, कौन सी करने की बात है, हम भी उठा के निकल लिए, लेकिन बहुत मेहनत थी वहाँ तो भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको आखिरी वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। जैसे इस सवाल को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिरी वाला पॉइंट मतलब -इन्फिनिटी, x -इन्फिनिटी पर मैंने निकाल के देखा y कितना आया, -इन्फिनिटी आया। तो ऐसे सोचो कि मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ से मतलब इस डायरेक्शन में कहीं होगा इन्फिनिटी पर। तो हमने यहीं से स्टार्ट कर लिया कि पीछे से कहीं से आ रहा होगा, तो ग्राफ हम ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। पहली स्टार्टिंग ये हमें पता चल गया ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि 1 तक इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करा के कहाँ तक ले जाएं कि सर x कोऑर्डिनेट तो उसका 1 होगा जो 1 तक इंक्रीज कराना है। लेकिन 1 तक जब इंक्रीज कराना है तो 1 पर इंक्रीज क्या ऐसे कराना है कि इंक्रीज ऐसे कराना है, ये पता कैसे चलेगा कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है। तो मैंने निकाला फंक्शन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आई थी, तो मैं समझ गया 2 पॉइंट तो ऊपर होता है, तो मुझे इंक्रीज ऐसे नहीं कराना वैसे करा देना है। ये कहानी हो गई। आप मेरी बात समझ गए। फिर मुझे पता था कि 1 से ले तक 3 तक 3 था ना, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 5 तक ग्राफ डिक्रीज कराना है, और डिक्रीज कराना है तो 5 यहाँ होता था। नॉर्मली अगर मैं चाहता तो मैं ऐसे डिक्रीज करा देता या पता करता कि 5 पे वैल्यू कितनी है पहले। तो हमने 5 पर वैल्यू पता करी तो आ गई 6, तो यही हमारा मतलब बन जाएगा कराना डिक्रीज है और जा रहा है 6 पे। और चलो 6 की जगह नीचे भी होता तब भी हम ऐसे डिक्रीज नहीं कराते, क्योंकि हमें एक बात और पता थी क्या कि 3 पर तो फंक्शन परिभाषित नहीं है। अगर मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया तो 3 पर तो फंक्शन परिभाषित हो गया, तो 3 पर पॉइंट नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 पर वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी हो रही है। जब मैंने 3 डाला था तो डिनोमिनेटर 0 हो गया था, न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ था। तो ये वैल्यू या तो अनंत पे जाएगी इन्फिनिटी पर या -इन्फिनिटी पर। तो 3 का जो लेफ्ट और राइट है, यहाँ पर 3 की लेफ्ट राइट पे ये वैल्यू दिख रही है, जबकि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। तो हमने कहा कि गलत हो गया भैया, हटाओ इसे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ से डिक्रीज कराना है, और 3 के लेफ्ट पर या राइट पर वैल्यू कैसी होगी, तो हमने चेक कर लिया 3 के लेफ्ट पर वैल्यू कैसी आई, -इन्फिनिटी आई।
तो यहाँ से घटाना है कब तक, इस 3 के लेफ्ट तक, और कहाँ ले जाना है, माइनस इन्फिनिटी पर। तो अब यहाँ से ग्राफ को यहाँ ले जाना है, तो ले जाओ, ये मिला दिया। ग्राफ है तो लाइन मत बनाइए, कब बनाया करिए। अब 3 के राइट पे गए, 3 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 3 के लेफ्ट से 3 के राइट पे गए, राइट पर वैल्यू थी इन्फिनिटी, तो ग्राफ में यहाँ गए। अब ग्राफ को 5 तक डिक्रीज कराना है, और 5 पर वैल्यू आई 6, तो यहाँ से ग्राफ चालू करना है, यहाँ तक ले जाना है, तो ले जाओ, ये ले गए। अब 5 के बाद ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग था, और इंक्रीज करके जा कहाँ रहा था, इन्फिनिटी पर। तो अब आप समझ गए जब x बराबर इन्फिनिटी होगा तो y भी इन्फिनिटी है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर x भी इन्फिनिटी होगा और y भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से आप जा सकते थे, ठीक है, ठीक है, हटाओ इसे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आना जरूरी है, आपको बहुत ही अच्छे से आना जरूरी है। चलिए अगला सवाल कौन सा था, x² माइनस 3x प्लस 2। एक सवाल ये दिया था करने को, इसी में भर लेते हैं, लिख लिया तो x² प्लस x माइनस 6। एक सवाल आपको मैंने ये भी दिया था करने को, ठीक है। अब आप लोग कर करके मुझे आंसर बोलते जाइए, बताते जाइए क्या क्या आ रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं मेरे करने की जगह, ठीक है। फिर आपसे ही ग्राफ बनवा लेता हूँ। टाइम की हमें दिक्कत नहीं है, हमें समझिएगा कि हमारा टाइम खराब हो रहा होगा। टाइम हमारा कभी खराब नहीं हो रहा, हम सीख रहे हैं, बढ़िया और अच्छा सीख रहे हैं। अभी सॉल्व करिए सभी लोग, अभी भी सॉल्व कर बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ डोमेन निकालना है, सभी लोग निकाल कर रख लीजिए, जिससे पूछूँ बताइएगा। सभी लोग निकाल लीजिए इसका डोमेन क्या आएगा। हाँ कर रखा है क्या, छोड़ो फिर देखते रहो, आनंद लो क्लास का, और क्या है, कर रखा है तो मजे से बैठ के आनंद लो। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ कहानी। ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफाइन, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफाइन। तो लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो तकलीफ आएगी, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 and 2। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बोलिए। अब मैं इसके बाद सवाल नहीं करूँगा, ठीक है ना। इसके बाद जो बच्चे को जो 2 सवाल है फिर दोबारा से करिएगा, आंसर चाहोगे तो बता दूंगा देख के मैं, वो फिर ट्राई करिएगा। आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कल फिर डिस्कशन करेंगे। ये आपका डोमेन आ गया। डोमेन क्या आ गया कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 to -2। यहाँ तक सबका सही होगा मुझे लगता है। यहाँ तक भी कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब पहले मैं सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ, फिर मैंने क्या सिखाया था कि एक्सट्रीम। अब देखो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, क्या न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है इन पॉइंट्स पे, क्या हो रहा है क्या? तो पहले फैक्टराइज करा लेते, फिर से इसे फैक्टराइज कर लो, क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा। तो ये सवाल तो क्लास में कराया था, वही हो गया। तो ये अब देखिए जब ये कट रहे होते हैं तो कहानी अलग होती है। मैंने क्या कहा, जब केवल डिनोमिनेटर 0 हो तब बनता है इन्फिनिटी। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हो तब इन्फिनिटी नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, इन्हें काट तो देंगे, लेकिन क्या कह देंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन तो हमारा ठीक है ही आ जाएगा, लेकिन हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो जाएगा ये x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। क्लियर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि ना तो x माइनस 3 होगा और x बराबर 2 पर 2 भी नहीं होगा हमारे ग्राफ में इंक्लूड। x बराबर 2 भी हमारे ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे काटा था। ऊपर दिख रहा था कि x2, हमारा फंक्शन ये नहीं है, हमारा फंक्शन तो ये था, लेकिन हमने क्या बोला कि ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस किस बात का ध्यान रखना है कि x 2 के बराबर ना हो, ये इसके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस किस बात का ध्यान रखना है कि x 2 के बराबर ना हो। तो मैंने इसको बराबर बोल दिया, और ये कंडीशन तो आ ही रही है, x 2 के बराबर और नहीं होगा। अब सवाल हमारा ये हो गया। क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या कहा, अब देखो इसके लिए क्या, अब इसमें अगर ग्राफ के बारे में सोचें तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन क्या 2 ड्रॉ करनी पड़ेंगी या 1? केवल 1 ही ड्रॉ करनी पड़ेगी -3 पर। किसी को डाउट हो तो बोलिए। x बराबर 2 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 पर ये अननोन नहीं आ रहा है, x बराबर 2 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी भी नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को। आप चाहो तो लिख लो x बराबर 2 पर ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं है, नॉट डिफाइन है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है यहाँ पर ये। क्लियर है। यस सर। चलिए अब अगला स्टेप क्या सिखाया था,
कि इन्फिनिटी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इन पे क्या होगा। तो इसकी लिमिट ले लेते हैं। बताइए इन्फिनिटी पे लिमिट लेने पे क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। एक x कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 1/x 1 प्लस 3/x। अब यहाँ पर जब आप x बराबर या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी डाल देंगे, दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया है हमें कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर कितनी हो रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। बोलिए यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। ये तो हमारे लिए बढ़िया रहा। 4 देखो ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ गया, हमारे लिए आसान हो गया सवाल। कैसे, डेरिवेटिव आ गया ऑलवेज पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, ऑलवेज इंक्रीजिंग आ गया इन द डोमेन। डोमेन में कैसा होगा, हमेशा ही। इस स्टेप में कोई डाउट हो किसी को तो बोलिए। दिख जाएगा, हाँ आ जाएगा। जब आप 2 के लेफ्ट राइट वैल्यू निकालोगे, जब हमने निकाला 2 के लेफ्ट पे 2 के राइट पे वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो लाइन बना देना, फिर मिटा देना। केवल ये बताने के लिए कि x बराबर माइनस इन्फिनिटी पर y की वैल्यू 1 होती है, ऐसा दिखाने के लिए केवल। इस ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये लाइन में हटा दूंगा, अभी ग्राफ का हिस्सा नहीं, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इससे ये जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा, मान लो ऐसे ग्राफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो ग्राफ है वो उसकी वैल्यू 1 के बराबर तब होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी तब। ये रिप्रेजेंट करने के लिए, जताने के लिए। पैरेलल का मतलब ये होता है, अगर मैं इनको ऐसे मिला देता तो आप बोलते हैं कि सर इसी पॉइंट पर वैल्यू 1 हो गई। तो इस पैरेलल बनाने का मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये अगर मिलेंगी तो कब मिलेंगी जाके एक दूसरे को, इन्फिनिटी पे जाके ही मिलेंगी। तो x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे हो रही होगी y की अप्रोचिंग वैल्यू 1। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये क्लियर है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू आ गई, इन्फिनिटी पर वैल्यू आ गई, ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग आ गया। अब हमें पता है कि -3 पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होगी, तो आप चाहो तो चेक कर लीजिए -3 के राइट पर और -3 के लेफ्ट पर। तो फंक्शन की वैल्यू -3 माइनस h पे कितनी आएगी निकाल लेते हैं। x की जगह डालते हैं, हाँ वैसे अंदाजे से भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो आप कर करके भी देख सकते हो। ये सॉल्व करोगे तो ऊपर देखो, ऊपर तो आपका काट देता हूँ नेगेटिव नेगेटिव, तो ऊपर हो जाएगा 4 + h और नीचे h। इस h को नेगलेक्ट कर दिया 4 के रेस्पेक्ट में, तो 4/h और h पॉजिटिव है और 0 को अप्रोच कर रहा है, तो नीचे का नंबर 0 और नंबर कैसा आएगा, ये पॉजिटिव। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, प्लस इन्फिनिटी आएगी। आ रही बात समझ में। और जैसे ही आप निकालोगे -3 + h पर, तो क्या आ जाएगा ऊपर, -3 + h -1 और -3 + h +3। तो ये आपका आ जाएगा -4 + h/h। ये निगलेक्ट कर दिया, तो h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमें क्या पता चल गया कि -3 के लेफ्ट में तो वैल्यू कितनी थी, प्लस इन्फिनिटी थी, यहाँ पर ग्राफ था। और -3 के राइट में ग्राफ कहाँ पर था, इधर ग्राफ है, माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ है। ये पैरेलल क्यों दिखाया मैंने, ये दोनों पैरेलल क्यों दिखाए, कि जब हमारा x -3 को जाएगा तब ये लाइन इसको मिल रही होगी, ऐसा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब तो खत्म हो गई कहानी, अब क्या बचा, स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, ये 1 की लाइन है, तो यहाँ पैरेलल दिखा दी है, तो 1 को अप्रोच कर रही है। ऊपर क्यों दिखाया, कि ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब यहाँ से ग्राफ में इंक्रीज कराना है, यहाँ ले जाना है, तो कैसे जाएगा, किस तरह से जाएगा और कैसे जाएगा, ये ग्राफ चला गया इंक्रीज करके, ठीक है। अब इस पॉइंट पे तो ग्राफ डिफाइन नहीं है, इसके आगे आए तो यहाँ गए। अब ग्राफ को फिर इंक्रीज कराना है, अब कहाँ ले जाना है, 1 पर, 1 पे ले जाना है ना, तो 1 पर मतलब इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ होगा। अब ग्राफ को इंक्रीज करा दो यहाँ से, और चाहो तो कहाँ काटेगा पता कर सकते हो। 0 पर कितनी आ रही है वैल्यू, 0 पर कितनी आ रही है, -1/3 यहाँ पर, इधर से काटता हुआ निकलेगा, ऐसा ग्राफ हो रहा होगा ये, इस तरीके का। अभी पूरा आंसर नहीं है, इसमें गलती है वो क्या, x बराबर 2, जो x बराबर 2 पॉइंट होगा, इस 2 पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5। ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा ग्राफ के अंदर, ये आपका गया ग्राफ बनेगा।
बात समझ में आ रही है? अभी भी कोई तकलीफ हो किसी को तो बोलिए। क्लियर है? अगर आप इसे रेंज बोले तो रेंज क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू, ये पॉइंट 1 था ना, ये माइनस इन्फिनाइट से 1 तक जा रही है, लेकिन बीच में एक पॉइंट गायब है। कौन सा पॉइंट था? 1/5। ये पॉइंट गायब है और फिर 1 से इन्फिनिटी पे भी जा रही है, और एक पॉइंट गायब था, कौन सा? 1/5। ये हमारा आएगा रेंज, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई। रेंज मीन्स वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बोलिए, अभी भी कोई समस्या है किसी को क्या? हाँ, पहले इसको निपटा लें। किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट बाकी हो अभी तो बोलिए। एक सवाल और करूँ इसका? हाँ, 2 सवाल आप पे बचे हैं ना अभी, तो मुझे लगता है उन्हें ट्राई करेंगे या करूँ? बता रहा हूँ। चलिए, जिनके नहीं हुए हैं वो कल डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, रेंज बेटा वाई, ये एक्सिस वाई की है, तो ग्राफ तेरे को ग्राफ अगर इस पॉइंट पे दिख रहा है तो मतलब इस वाई की ये वैल्यू तो हमें मिल रही है। ग्राफ अगर यहाँ गया तो ये वाली वाई की वैल्यू भी मुझे मिल रही है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? माइनस इन्फिनाइट से लेके वाई की हर एक वैल्यू मुझे दिख रही है। सारी कंटिन्यूस वैल्यू है ना ये। कहाँ तक? ये 0 भी दिख रही है, ये सारी वाई की वैल्यू में दिख रही है, ये सब वाई की वैल्यूज़ है करेस्पॉन्डिंग। ये कहाँ तक? इस पॉइंट पे मैच नहीं, इसको छू नहीं रहा है, इसे ऐसा लग रहा है छूएगा इन्फिनिटी पे, लेकिन टच नहीं कर रहा। तो 1 पॉइंट के लेफ्ट तक, 1 के लेफ्ट तक वाई की सारी वैल्यू आ रही है। फिर यहाँ से देखें तो 1 नहीं आ रही, 1 की राइट वाली वैल्यू भी यहाँ गई, और यहाँ से भी सारी की सारी वैल्यू हमें वाई की मिलती जा रही है। यहाँ पे 2 आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा, 4 भी आ रहा होगा, और इन्फिनिटी भी आ रहा होगा। तो ऐसे हमने देखा कि वाई का वेरिएशन क्या है ग्राफ के अंदर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वाई का वेरिएशन क्या है ग्राफ के अंदर, ये हमने देखा यहाँ पर। कोई डाउट हो तो बोलिए। कौन सा सवाल करने को दिया था बताइए मेरे को। एक मिनट बताइए। x + 2/2x² + 3x + 6। क्या रेंज बता दूँ क्या इसकी? क्या बताऊँ इसका आपको? हाँ, ऐसे ग्राफ है, इस तरह ग्राफ है कुछ। शॉर्ट बना रहा हूँ, आप देख लीजिए, जैसा कर लिया वो देख लीजिएगा। ये 0 है ना, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये इंक्लूड नहीं है पॉइंट। फिर ये -2 है, -2 से पास कर रहा है, 0 पर शायद मैक्सिमम आया, वैसे चला गया, ऐसा कुछ ग्राफ है। ये बता देता हूँ मैं, ये पॉइंट कौन से आ रहे हैं। 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 होगा ये तो, और ये -4 पे आ रहा होगा, -4 पे जो भी आ रहा होगा, ये -2 ऐसा है, ऐसा ग्राफ आ रहा होगा। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया वो नोट नहीं करें भैया, वो अपने आप ट्राई करें घर जाके। हाँ, देखिए मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो आप सवाल, अपने लिए कर रहे हो। आपको देखो, खुद आप आंसर पूरा सही निकाल पाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा भी वो अंदाजा था कि सर ने बना दिया था फिर आपने बनाया है तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। और कौन सा था? और भैया थोड़ा सुबह, जो लोग सुबह नहीं आ रहे हैं या आ सकते हैं और नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए आने की, ठीक है ना। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा सुबह आने से, वो अपने डाउट्स क्वेरीज अपनी क्लियर कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है जब पहले पढ़ाया था तो आपसे मना किया था, इसे ऐसा करते नहीं हैं। जब मैंने कहा था कि उनके जिसमें वर्टिकल लाइन आ जाती है ना उनमें नहीं कर पाते, जिसमें डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं आते। हाँ, कुछ भी कर लो, बाद में d> 0 तो करोगे, तब तो ये कहोगे कि x कैन बी एनी रियल नंबर। x है का एनी रियल नंबर, x इसके बराबर तो है ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक वाला मेथड आप लगा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट डोमेन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से वो सवाल कराया था, ये वाला x² + x + 1 ये वाला सवाल कराया था, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक से, क्योंकि इसमें डोमेन ऑल रियल नंबर है। जिस सवाल में डोमेन ऑल रियल नंबर आया होगा वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक से। वैसे मेरी सलाह तो ये होगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक से वो नहीं कराएगा एग्जामिनर आपसे। क्वाड्रेटिक से कराना होता तो फिर इतनी मेहनत सिखाई क्यों रहे होते। हाँ, छोटे मोटे एग्जाम में हो सकता है क्वाड्रेटिक का सवाल आ जाए, मतलब मुझे लगता नहीं कि जेईई के पेपर में पूछेगा आपसे क्वाड्रेटिक से सवाल। वो क्लियर है? एक और दिया था इसके अलावा, कौन सा था वो? x/, दिखाओ कहाँ लिखा है, ये कहाँ से दे दिया है? इसका ग्राफ नहीं बना के तो बनाना पड़ेगा मुझे। बनाऊँ? कुछ नहीं, मेरे पास सवाल है केवल।
चलिए कल बना के लेके एक बार, जो लोग नहीं बनाए वही बना के लाइएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर मुझसे पूछिए। इसका तो डोमेन ऑल रियल नंबर आ रहा है ना शायद, इसका तो क्वाइटिक से भी हो जाएगा आपका, क्वाइटिक से चेक कर लेना घर जाके। हाँ वैसे ग्राफ आ रहा होगा इसका, नहीं आ रहा ऑल रियल नंबर डोमेन क्या? हाँ तो ऐसे कुछ ग्राफ आएगा जैसे बनाया था। अभी भी किसी को कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो ग्राफ्स में तो बोलिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट लिखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भी आपने पूरा पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, ये समझ सकते हो कि 11th क्लास का रिवीजन ही चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है ना। बस ये ग्राफ थोड़े से मुश्किल आ गए हैं क्योंकि ये पूरी 12th क्लास आ गई है इकट्ठी इसके अंदर एक साथ ही। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, देखिए इस तरह के फंक्शंस, ये रिप्रेजेंटेशन है लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस ए, इस तरह के फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। लॉग एक्स बेस ए रीड कैसे करते हैं इसे, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये रीड करते हैं। इसका डोमेन वगैरह तो आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, पता होंगे हमें कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या होता है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग तभी परिभाषित होता है जब x पॉजिटिव हो, उसका बेस पॉजिटिव हो और उसका बेस 1 के बराबर ना हो। ये तीन बातें, ये तीन शर्तें अगर संभव होंगी, पॉसिबल होंगी, तो ही आप कह पाओगे कि ये फंक्शन परिभाषित होगा, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ा इस बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। लगे कि ग्राफ बना के दिखाऊँ तो बना के भी दिखा सकता हूँ। ये तो आप जानते होंगे ना कि लॉग के ग्राफ कैसे होते हैं, सबने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा हो देख लीजिए, ऐसा होता है लॉग का ग्राफ, 0 पर इसकी वैल्यू होती है -∞ और धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही होती है। इंक्रीज़ थोड़ी स्लोली करती है इस तरीके से लॉग की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। लेकिन ये तब होता है जब बेस 1 से बड़ा होता हो। तो आप लिख लीजिए अगर बेस 1 से बड़ा है तो ऐसा होगा लॉगरिथम का ग्राफ। अगर a 1 से बड़ा है तो इस तरह का इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। यहाँ वैल्यू कैसी होती है, 0 के राइट पे कैसी होती है, तो 0 पर वैल्यू होगी नहीं, x > 0 कोई ग्राफ डिफाइन है, 0 पर वैल्यू होगी नहीं, 0 के लेफ्ट पे वैल्यू नहीं होगी, तो 0 के राइट, 0 से आगे ही ग्राफ होगा और 0 से आगे ग्राफ इस तरीके का आता होगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यह अब ग्राफ है। यहाँ एक तो बात काम की बातें कर लेते हैं इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ से यहाँ जाने पर, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1, log x1 बेस है। बोलिए, अगर कोई भी ग्राफ होता है y = fx, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x होता है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, fx। तो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मैंने x1 मान लिया तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो, y कितना हो जाएगा, log x1 बेस है। अगर यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया x2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x2, log x2 बेस है। यहाँ ध्यान रखिएगा बेस 1 से बड़ा है, वही वाला केस डिस्कस कर रहे हैं हम जिसमें बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जरा मुझे देखकर बताइए कि x1 x2 में बड़ा कौन है, x2 बड़ा है। आप जानते हैं इधर जाने पर वैल्यू इंक्रीज करती है x की, तो x कोऑर्डिनेट कौन सा बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं। बताइए log x1 क्या होगा, ये दूर ये वाला होगा log x1। log x1 मीन्स y कोऑर्डिनेट, तो ये होगा log x1 यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y होते हैं तो ये दूरी x होती है और ये दूरी y होती है, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ये किसके बराबर है, log x1, और ये हो जाएगा log x2। जरा बताएंगे मुझे log x1 और log x2 में बड़ा कौन है, log x2। तो मैं आपको ग्राफ से एक बात दिखाना चाह रहा था, आपने शायद देख ली होगी या नहीं, तो अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगर x2 x1 से बड़ा है तो log x2 भी log x1 से बड़ा होता है। कब, जब बेस 1 से बड़ा हो। ये आपको याद कर लेना आगे के लिए। ये कहानी log के लिए नहीं, हर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। किसके लिए एप्लीकेबल होगी, कोई भी फंक्शन जो बढ़ रहा हो। कॉमन सेंस है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, x बढ़ाने पर y बढ़े, और ये क्या लिखा हुआ है, x अगर ज़्यादा है तो y ज़्यादा है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्लियर है। तो किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमसे कहे कि x2 x1 से बड़ा है और अगर हम इस पर log लगा दें इस इनइक्वलिटी पे दोनों साइड टू द बेस a और a 1 से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x2 x1 से बड़ा है तो log x2 भी log x1 से क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा। या इसका उल्टा log x2 log x1 से अगर बड़ा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, log x2 अगर log x1 से बड़ा है तो हम क्या कह देंगे, x2 भी x1 से बड़ा होगा अगर बेस 1 से बड़ा है तो। इस बात को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि किसी भी इनइक्वलिटी में लॉगरिथम लगा दिया जाए या लॉगरिथम हटा दिया जाए, किस बेस के लिए, 1 से बड़े बेस के लिए, तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसा कैसी कलाकारी कर सकते हैं, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ समझ में आया? डोमेन तो हमने देख ही लिया। डोमेन क्या दिख रहा है इसका, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और रेंज हमें यहाँ से दिख ही रही है। रेंज क्या दिख रही है आपको ग्राफ की, बोलिए। अभी आप कौन ने मुझसे पूछा था कि ग्राफ, आप बताइए मेरे को, आपको रेंज क्या दिख रही है इसकी? हाँ देखो, y की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, और लगातार बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनाइट से। ये हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानकारी हो गई। किस केस में, जब हमारा बेस 1 से बड़ा है तो। इसमें कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो किसी को, यहाँ तक तो बोलिए, नोट कर लीजिए। ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, बताओ कहाँ जाएगा? आपको क्या लग, आपको लग क्या रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा वो लग क्यों रहा है एसिम्पटोट बन जाएगा? अगर मुझे स्लोली इंक्रीमेंट करना है तो थोड़ा झुकाना तो पड़ेगा ग्राफ को। एसिम्पटोट नहीं है ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। आप बिल्कुल मत झुकाइए, ऐसे लेते जाइए, ऐसे ले जाइए। रेट घट रही होगी उसकी लगातार, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो रहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीरो हो जाए वो, ठीक है ना। यहाँ से देखो लॉग इन्फिनिट अगर आपको याद हो तो इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है ना। हाँ, जो पैरेलल कर देते थे हम, जो कलाकारी कर देते कि अनंत पे जाके मिलेगा, ऐसी जब बातें बोलते हैं तब उसे एसिम्पटोट्स बोलते हैं उस लाइन को। क्लियर है? जैसे ये लाइन, ये जो लाइन बनाई है ना, ये इस लाइन को आप कर्व की एसिम्पटोट कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऐसा लग रहा है इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। ऐसी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा समझते हैं, टेंजेंट, ऐसी स्पर्श रेखा जो कर्व को स्पर्श करेगी कब, अनंत पे जाके, कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, फिर दोस्त आवा कह दे कब, अनंत पे जाके, तो देगा थोड़ी, हमको मूर्ख बना रहा है। बिल्कुल वैसी बात है। कई लोग हमसे कहते नहीं है कि हाँ पैसे डलवा दूंगा, चिंता मत कर, भेज दूंगा भेज दूंगा। अरे तू क्या बात ही कैसी कर रहा है, ऐसे मना करिए कभी। लेकिन हमें पता है कि वो कब देगा। वो भी गणित की भाषा में बात करें तो कह यार सही कह रहा हो शायद, कि दूंगा मरने के बाद या मरने से पहले, 1 दिन पहले। तो उसके मरने का कौन इंतजार करेगा 500 रुपये के पीछे? अब क्यों हम दुआ करेंगे 500 रुपये के पीछे उसके मरने की, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही है, ये मिलेंगी स्पर्श रेखा है। एसिम्पटोट्स का मतलब यही होता है, एक ऐसी डेफिनेशन अगर सुनना चाहो एसिम्पटोट की, शायद आपने सुनी होगी, मैंने पहले सुनाई होगी, एक ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके स्पर्श करती है, टच करती है, ऐसी लाइन को, और वो लाइन रियल हो, हम जानते हो, हमने देखी हो, पहचानी हो। ऐसा ना हो कि लाइन भी इन्फिनिटी पे और टच भी इन्फिनिटी पे, सब इन्फिनिटी पे ही। कि मैंने अपने एक दोस्त को कल 10 लाख रुपए दे दिए, दोस्त भी इमेजनरी था, 10 लाख भी इमेजनरी थे। दोस्त भी इमेजनरी था, हमारा था एक दोस्त इमेजनरी, उसको हमने इमेजनरी 10 लाख दे दिए। बात समझे? ऐसा नहीं है, लाइन रियल है, अब वो टच कर रही है कर्व, कोई ना कोई एक रियल है, लेकिन टच कर रही है इन्फिनिटी पे जाके। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। इसमें एक केस और बनता है, जब बेस 0 से 1 के बीच में हो। नेगेटिव तो होता नहीं है, अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका ग्राफ उल्टा हो जाता है। बेस कैसा होगा, 0 से 1 के बीच में, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो पहले का उल्टा हो जाता है, ऐसा आ जाता है। ये पॉइंट बताना भूल गया मैं, ये पॉइंट 1,0 होता है, ये वाला पॉइंट पहले वाले ग्राफ में भी जो इंक्रीजिंग था लॉगरिथम, वो ऑटोमेटिक अब क्या हो जाता है, अचानक से डिक्रीजिंग हो जाता है। बेस अगर, वैसे कॉमन सेंस से बड़ी बात नहीं है, देखो कॉमन सेंस लगा के देखो, जैसे log x बेस मैंने हाफ लिख दी है, थोड़ी बहुत log की प्रॉपर्टी आपको आती है कि नहीं आती है? इस हाफ को आप 2 की पावर -1 लिख सकते हो, और -1 को बाहर ले आओगे तो माइनस ऑफ log x बेस 2 हो जाएगा। जब माइनस लग गया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। मैं आप लिख देता हूँ log की प्रॉपर्टी पे भी, अभी लिख दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ को क्या दिख रहा है, x की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइड है ना ये, x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y घट रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, पहली बात तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और x1 अगर x2 से बड़ा होगा तो log के बारे में क्या बोलेंगे,
log x1 क्या हो जाएगा, log x2 से छोटा हो जाएगा अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो, या इसका उल्टा भी। उल्टा मीन्स log x1 अगर log x2 से छोटा है तो x1 क्या हो जाएगा, x2 से, क्या कर दिया, सही लिख रहा हूँ ना, x1 x2 से बड़ा हो जाएगा। ये उल्टा लिख दिया फिगर के हिसाब से, तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें दिमाग में रख सकते हो, ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो x बढ़ाने पर y बढ़ेगा, और ग्राफ डिक्रीजिंग है तो x बढ़ाने पर y घटेगा। तो अगर इनइक्वलिटी में अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो, और अगर इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होगा। और ऐसा फंक्शन है जो कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, कैसा, साइन एक्स टाइप का, मस्त मौला टाइप का, मन करेगा तो इंक्रीज करेगा, मन करेगा तो डिक्रीज करेगा। ऐसे फंक्शंस हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे कभी भी इनइक्वलिटी में, क्योंकि हम समझ नहीं, अप्लाई तो कर देंगे, उसके बाद इसका क्या करें ये पता नहीं चल पाएगा हमको, बदलें या नहीं बदलें। तो ऐसे जो फंक्शंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब दोनों तरह के हो सकते हैं, उनको हम कभी भी इनइक्वलिटी में अप्लाई नहीं करते अपनी साइड से। क्लियर है? मतलब जैसे मैंने कहा कि log x1 log x2 से बड़ा है तो x1 x2 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा मैं साइन के लिए नहीं कह सकता हूँ। हाँ हाँ, तो ग्राफिकली हैंडल करना पड़ता है। कल कर रहे थे हम ग्राफ से, साइन x 1 से बड़ा कब है, तो हमने हटाया, कुछ काटा पीटी नहीं करेंगे फंक्शंस की, हमने ग्राफ को ऑब्जर्व किया, फिर हम ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं उस केस में। ऐसे नहीं कह सकते कि साइन x अगर साइन y से बड़ा है तो x y से बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसा कुछ कहना हमारे बस में नहीं है। अगर साइन x इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो कह सकते थे, लेकिन साइन x ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं है, तो इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे। तो केवल चाहो तो आप लिख भी सकते हो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस में क्यों लिखा रहा हूँ बाद में समझ में आएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग है देन वी कैन अप्लाई एनी फंक्शन f ऑन द इनइक्वलिटी विदाउट चेंजिंग द साइन। देन वी अप्लाई एनी फंक्शन ऑन द इनइक्वलिटी विदाउट चेंजिंग द साइन। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग है तो कभी भी फंक्शन को इनइक्वलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होके कर सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग, तब भी हम फंक्शन को इनइक्वलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, ठीक है। और फंक्शन अगर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं मेरे से, बोलिए। हाँ, कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ टूटता ना हो, जो जैसे इस तरह का ग्राफ ना हो, ब्रेक नहीं होता वो ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। अब मैं रेंज निकाल रहा हूँ तो रेंज निकालने के लिए, इस तरह की बातें करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अब ये कंटिन्यूटी का चैप्टर है, आपको लिमिट के बाद जो अगले चैप्टर का नाम है वो कंटिन्यूटी है। तो जो आप में से पूछ रहे हैं पूरे चैप्टर हैं, कैलकुलस खत्म हो चली धीरे धीरे नाम में, तो फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन रह गया बस केवल। हर चारों चैप्टर यूज़ हो गए हमारे नाम के लिए, तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसलिए परेशानी आपको लग सकती है, लेकिन आप ध्यान रखते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूटी मीन्स ग्राफ ब्रेक ना करे, बिना पेन को उठाए हम ड्रॉ कर पाएँ ग्राफ को, फंक्शन को, दैट फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। कुछ कहना चाहते हैं? ये लॉगरिथम क्लियर है? तो किसी भी फंक्शन को हम लॉग पर अप्लाई कर सकते हैं इनइक्वलिटीज़ पर, और हटा भी सकते हैं। बस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, तो हटाते टाइम या लगाते टाइम इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन पलटना पड़ेगा हमें। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, कहीं पर किसी सवाल में ऐसा बन जाए कि log x बेस 2 बड़ा है log 2 बेस 2 से, तो इस लॉग को हटाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। काटा नहीं है मैंने, अब सर काट दिया है समझाने के लिए, हटाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं कह सकता हूँ x ग्रेटर देन 2, और इसी की जगह लिखा होता कि log x बेस हाफ इज़ ग्रेटर देन log 2 बेस हाफ। तो जब मैं इस लॉग को हटाऊंगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा मुझे। आंसर क्या आएगा, x लेस देन 2। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और लॉग की जगह साइन x लिखा होता तो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर पाता। कहीं कोई ऐसा लिख के देते अगर साइन x ग्रेटर देन साइन 2, तो ना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ और ना ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि साइन x
ना तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना ऑलवेज, कुछ भी नहीं लिख सकता। तो सब फिर क्या करेंगे, ग्राफों की मदद लेंगे, ग्राफ को देखेंगे तसल्ली से मन भर के, जैसे कल देखे थे, और देखेंगे कब इससे बड़ा होगा। ग्राफ में कल देखा था ना, कब √3 से बड़ा है, कब 2 से बड़ा है, वही सब देखना पड़ेगा। फिर हमें इंटरवल्स अलग अलग खोजने पड़ेंगे उसके अंदर। जी बेटा, क्वाड्रेटिक क्या ऑलवेज इंक्रीजिंग होती है? हाँ हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपसे बोल दिया कि x और y दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये आपने कह दिया तो जो मैं कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया ना। अब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इंक्रीजिंग ही होता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसने कह दिया कि दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया। लेकिन जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं वो दोनों के बीच में ग्राफ हमेशा या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों तरह का नेचर दिखाएगा, तो फंस जाएंगे। और कंटिन्यूस भी हो। कंटिन्यूस क्यों कह रहा हूँ, आपको वक्त के साथ आने लगेगा समझ में। जैसे ये एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को कभी अभी आपको आती नहीं कंटिन्यूसली, आपने पूछा नहीं इस तरह का सवाल। जैसे ये ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ कैसा है, ये नियम से डिक्रीजिंग ग्राफ है ये। और लेकिन इस पॉइंट पे देखो, जब मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस तरह कैसा इंक्रीजिंग है, कैसा डिक्रीजिंग है ये। ऐसे हमारे भी फाइनेंस को ऐसे ही कर दो, डिक्रीजिंग फाइनेंस कर दो हमारा भी। x घटा रहे हैं और y तो बढ़ रहा है, आप कह रहे हो डिक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस नहीं है ये। इस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक कर गया है। जब ग्राफ ब्रेक करेगा तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। एडवांस में यही खासियत है। अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे होगे तो इस तरह की बातें नहीं करेगा, ब्रेक करने वाली है ना करने वाली है। अब एडवांस के पेपर लिख रहे हो आप, तो आपको इस सारी बातों को बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है, कहीं टूट ना जाए, कहीं ग्राफ ब्रेक ना कर जाए, ये आपको सोचना पड़ता है बार बार। ठीक है ना, क्लियर है सब लोगों को? तो मैंने यहाँ पर क्या सिखाया, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। डोमेन रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही डोमेन रेंज है 0 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या है, -∞ से वैल्यू जा रही है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो रेंज और डोमेन में कोई अंतर नहीं है, जो पहले निकाली थी लॉग की वही है। तो ये होती है लॉगरिथमिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। ऐसे ग्राफ होते हैं। ग्राफ कब इंक्रीजिंग है ये समझा है, ग्राफ कब डिक्रीजिंग है हमने ये भी बात करी। यहाँ तक कोई तकलीफ हो किसी को तो बोलिए। अभी आवाज आ रही है? चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं डोमेन के ऊपर ही। अब तो हम रेंज के सवाल भी वैसे देख सकते हैं, काफ़ी कुछ हम रेंज के बारे में भी सीख लिए हैं। आप चाहोगे तो हम रेंज के सवाल भी कर सकते हैं समय के साथ ही। स्टार्ट करूं? ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं। आपको इस सवाल का, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। जो बातें आपको नहीं पता हो ये भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो हम 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में। आपसे कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और देखिए सुनते जाइएगा मेरी काम, मैं जो सुना रहा हूँ सुनिए। डोमेन क्या होता है, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। ठीक है, जिसके लिए y कैसा हो, डिफाइंड हो। y डिफाइंड कब होगा, जब ये भी डिफाइंड हो और ये भी, दोनों ही डिफाइंड होने चाहिए। क्या कोई एक डिफाइंड हो जाए और एक ना हो तो y डिफाइन हो जाएगा? नहीं होगा। जब दोनों ही डिफाइन होंगे तो y डिफाइन होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं पहले इसको डिफाइन करूंगा, इसका डोमेन भी निकालूंगा। मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसका डोमेन भी निकालूंगा। दोनों का डोमेन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y को डिफाइन करना। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा x चाहिए होगा जिसके लिए ये और ये दोनों डिफाइन हो जाएं। तो d1 वो x है जिसके लिए ये डिफाइन है, d2 वो x है जिसके लिए ये डिफाइन है। तो मुझे ऐसा x चाहिए होगा जिसके लिए दोनों डिफाइंड हो। मतलब मुझे d1 और d2 का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई तकलीफ हो किसी को तो बोलिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब d1, ये मैंने सवाल को कल कराया था, हमें लगता है d1 के बारे में बात करते हैं। कल आपने कराया था कि साइन रूट साइन x, इसका डोमेन चाहिए। कैसे निकालोगे, कि सर रूट साइन x के डोमेन के बारे में अगर सोचें, देखिए यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूँ मैं आपको। देखिए जब भी सवाल में दो डिफरेंट बिरादरी के फंक्शन आते हैं, थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है। तो पहले अगर आप इतने समझदार हैं कि किसका डोमेन निकालना आपके लिए आसान होगा या छोटा होगा, पहले आप उसे निकाल लो, क्योंकि निकालना तो कॉमन आंसर ही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसके पूरे आंसर करेंगे क्या, कॉमन आंसर ही तो निकालना है। आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं?
मैं इसका डोमेन भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ। तो जो डोमेन छोटा आने वाला है, जो मैं लगता है छोटा आएगा, उसे हम पहले निकालें, क्योंकि कॉमन निकालना है। तो छोटे के बाहर वाले आंसर तो वैसे ही फेल हो गए, तो मैं पहले इसकी जगह इसका डोमेन निकालता हूँ। अब समझ में आएगा सर क्यों कर रहा हूँ, चाहो दोनों तरह से करके दिखा दूंगा। इसका डोमेन निकालने में जाऊँगा तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरी तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफाइंड, तो केवल यही एक कंडीशन बनेगा। माइनस, इसे फैक्टराइज, माइनस से मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ऐसा बन जाएगा, बनेगा। इस पर लगाते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। यहाँ आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 4। यहाँ तक कोई भी तकलीफ हो किसी को तो बोलिए। हमारा आंसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -4 to 4। किसी को भी कोई डाउट हो पीछे, विकास कोई डाउट है आपको? थोड़ा बोला भी करो, थोड़ा सा चेहरे पे भाव लाया करो कुछ, है ऐसे जैसे दुखी से बैठे रहते हो, थोड़ा हंसते खुशते रहा करो, ऐसा लगे कि यहाँ समझ में आ रहा है आपको। तो x क्या आ जाएगा आपका, -4 to 4 आ जाएगा, समझ में आया आपको? आगे बढ़े। अब देखिए, अब मुझे इसके डोमेन पे जाना है। ये आप जानते हो, इस वैसे ही थोड़े से कष्ट देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, पूरे इंटरवल में डिफाइन होंगे, पीरियडिक होंगे, परेशान करेंगे हमको, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या बनेगी इसके डोमेन के लिए, कंडीशन बनेगी कि साइन एक्स सर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, रूट डिफाइन हो जाएगा। अब साइन एक्स के बारे में सोचोगे तो साइन एक्स ऑलवेज डिफाइंड है, कोई तकलीफ ही नहीं है, तो बस यही कंडीशन बनेगी एक। आ रही बात समझ में? अब इसके बारे में सोचते हैं। अब ये कब पॉजिटिव होता है पता कैसे करेंगे कि सर आपने ग्राफ सिखाए थे साइन एक्स के? नहीं, मैंने आपको इस तरह से ग्राफ सिखाया था साइन एक्स का, याद आ रहा है? भूल गए हो तो याद कर लीजिएगा, इस तरह का ग्राफ सिखाया था। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आंसर निकाल सकता हूँ, पूरा आंसर लिख सकता हूँ साइन एक्स का, जो कल सिखाया था, पहले ये और फिर जनरलाइज कर लूँ, याद है कि नहीं है? यहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव है, कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव है? वाई, साइन ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का। पता चाहिए क्या, साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स बराबर किसके, y के, तो चाहिए क्या, y पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर। तो ग्राफ में जो पॉइंट ऊपर की तरफ है उन सब पे y पॉजिटिव है, ये सब जगह y पॉजिटिव है, यहाँ भी है। आ रहा है बात समझ कि नहीं आ रहा है? अब हमें यहाँ भी y पॉजिटिव है, तो हमें सारे के सारे आंसर लिख सकते हैं लिखने को तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूँ तो हमें आंसर तो हमें पता है कि इस रेंज के बाहर का आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस रेंज के बाहर का आंसर आ जाएगा तो उस पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्यों ना इसका आंसर इसी इंटरवल के अंदर चेक कर लें केवल, तो हमारा थोड़ा ईजी हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रही है? ये -4 to, मैं इस साइन एक्स का ग्राफ का बारे में बात -4 से 4 के बीच में कर लेता हूँ केवल। तो देखो ये तो पाई होता है, पाई मीन्स 3.14, तो 4 यहाँ कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट 4 होगा आपका, और ये -पाई, तो यहाँ कहीं क्या होगा, यहाँ कहीं -4 होगा आपका। बात समझ में आ रहा है? तो मैं इसके आगे मुझे पता है कि पॉजिटिव है साइन एक्स, लेकिन मुझे पता है इसके आगे ये परिभाषित नहीं है, तो ये आंसर में कभी आने तो है नहीं। तो आंसर की बात मैं केवल -4 से 4 के बीच में कर लेता हूँ। तो -4 से 4 के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव कब है, यहाँ पॉजिटिव है। ये आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, -4 से -पाई। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो इक्वल टू 0 भी आंसर के अंदर आ जाएगा, और यहाँ तो पॉजिटिव है ही इस पूरे में, ये आंसर आ जाएगा यूनियन। और आंसर कौन सा आएगा आपका, ये पूरा 0 से पाई। बोलिए, ये आपका मुझे लगता है आंसर आएगा। सही किया है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा डोमेन का। देख लीजिए, कोई तकलीफ कोई परेशानी लग रही हो तो बोलिए। क्लियर है? तो इसलिए जब भी आपको एक से ज़्यादा डोमेन निकालने हो तो जो सबसे छोटा इंटरवल आने वाला है उसके बारे में अगर पहले प्लान कर लेंगे तो बेहतर रहेगा मुझे लगता है। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लीजिए सभी लोग। रेंज मैंने कहाँ निकालने की, रेंज हर सवाल में नहीं निकाल पाएंगे। रेंज ग्राफिकल बनाने में तो प्राण निकल जाएंगे, इसमें भी हमें ऑब्जर्व करने में कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ठीक है ना। रेंज बताना तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। रेंज हम हर सवाल में नहीं निकाल पाएंगे, जो जिसमें वो कहेगा उसी में निकालेंगे। रेंज कैसे, इसकी वैल्यू क्या होगा, दोनों का सम y की वैल्यू होती है रेंज।
इन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, दोनों बढ़ रहे हो, दोनों का सम मैक्सिमम कब होगा? आप समझे मेरी बात को? रेंज निकालना टफ टास्क है, इस सवाल में निकलेगी नहीं, या निकल सकती। ऐसा ग्राफ आपने, मैं तो बना नहीं पाऊंगा, दोनों को एक साथ बनाने वाला काम आपने किया है कभी? क्या ऐसा कोई मेथड हमको नहीं आता जिससे हम दो ग्राफ को एक साथ मिक्स करके बना पाएँ। तो आप बनाओगे कैसे उस ग्राफ को? तो उन्हें जोड़ोगे कैसे? एक घट रहा होगा, एक बढ़ रहा होगा, तो मैक्सिमा कब आएगा, मिनिमा कब आएगा, कैसे ऑब्जर्व करोगे? नहीं हो पाएगा। आप घर जाके बना के लाइएगा, ट्राई करके देखिएगा। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता है, कंप्यूटर तो बना देता होगा, लेकिन हमारे बस में नहीं होगा, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बनाने का मतलब क्या है? हमें देख पाए मैक्सिमा मिनिमा कहाँ आ रहा है, अगर रेंज निकालनी है तो हम पता ही नहीं कर पा रहे होंगे। देखो एक चीज़ बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा आपके पॉकेट में कुछ पैसे हैं, रोज़ बदल जाते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, इनके भी रोज़ बदल जाते हैं। ये दो फंक्शन हो गए, आपके पैसे एक फंक्शन है, इनका पैसा एक फंक्शन है। अब कोई मुझसे कहे कि इनका मैक्सिमा कब आएगा, तो मैं कैसे बता पाऊँगा? या तो हर पॉइंट पर जोड़ता जाऊँ इनके, तो हर पॉइंट पर जोड़ना इतना आसान नहीं है। ये लाइन थोड़ी है, आपके 7 दिन है तो आप कहते जोड़ लो सोमवार मंगलवार बुधवार को। यहाँ 7 दिन थोड़ी है, यहाँ तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो कभी कभी निकल आता है दोनों के दोनों डोमेन में एक साथ इंक्रीज कर रहे हो, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो इस तरह के दोनों ही इंक्रीजिंग है, तो दोनों का मैक्सिमम संग आ जाएगा। ऐसी कुछ व्यवस्था बैठे तो कभी कभी आ भी जाता है। लेकिन एडिशन ऑफ द ग्राफ्स कभी हम दो फंक्शन के एडिशन के नहीं बना पाते हैं। एक हाथ केस की बात अलग है, सिंपलर केस होगा तो बन जाए कि सर मैं तो बना दूंगा y = 1 और y = 2 को जोड़ के बना दूंगा y = 3। आप पता नहीं बना नहीं पा रहे हो। तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर ग्राफ में आप नहीं कह सकते एडिशन ऑफ द टू कर्व्स ड्रॉ करना इतना कंफर्टेबल नहीं होगा हमारे लिए। किसी केस में हो भी सकता है। आप घर जाके ट्राई करके देखिएगा कि आप दोनों का साथ ग्राफ बना पाएंगे क्या। मेरे को लगता नहीं बन पा रहा होगा। बना पाए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, हाँ देख सकते हैं, लेकिन कब तक देखेंगे? इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शन। फिर आप एओडी में क्या पढ़ोगे? एओडी में हमें मैक्सिमम भी निकालने पड़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव का यूज़ करके ही सीखते हैं मैक्सिमा कहाँ आएगा, मिनिमा कहाँ आएगा। तो आप ये कहोगे सर मैं तो डाल के चेक कर लूँगा, तो नहीं कर पाओगे ना। तभी तो ये सब सीख रहे हैं। अगर सब लोग ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमा पता कर लिए होते तो चैप्टर बनते ही नहीं, हमारे जीवन में कष्ट आते ही नहीं। एओडी से हम कैलकुलेशन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, श्योर नहीं है। दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो हर बार इनको हैंडल करना इतना इजी नहीं होगा। आप डेरिवेटिव कर लोगे, डेरिवेटिव करके पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो देखने में हाथ पर फूल जाएंगे। पहले तो दिख भी सकता है, इस सवाल में शायद दिख जाए। ये सवाल था ना आपका, शायद दिख भी जाए। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद आ जाए मैक्सिमा, क्योंकि रूट लगा है इस तरीके से लग रहा है मेरे को आ जाए। नहीं, यहाँ फंस जाएंगे। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1/2 sin x फंस जाएंगे। sin x का cos x इधर आ जाएगा -2x, फंस गए। अब ये पता करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पता करेंगे? इसे इतना आसान थोड़ी है पता करना। आप भी कैसे पता करोगे कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? ठीक है ना, इसलिए हम इतना आसानी से नहीं बोल पाएंगे। थॉर्टिकली तो हमने कहा कि हाँ सर ग्राफ बनाना भी सिखाई था आपने, डोमेन निकाल लूँगा, डोमेन निकाल ही लिया और खींच दूंगा कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। थॉर्टिकली तो कर लेंगे। अभी मैंने सिखाया था ग्राफ बनाना, और ग्राफ बना दिया तो सब आ गया। ये मैंने थोड़ी कहा था रैशनल के लिए लगेगा, लॉजिक वो सब जगह एप्लीकेबल है। आप अगर कॉमन सेंस लगाओ तो आप क्या कहोगे, सर मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। कैसे बनाएगा बेटा? कैसे डोमेन निकालूंगा कि हाँ निकाल ली, अभी निकाली थी। फिर आपने कहा था लाइन बना के रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर पता कर लूँगा कि एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो रहा है, कि चल ठीक है ये भी पता कर लियो। फिर सर पता कर लूँगा कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। अब मैं कहूँगा कि कर। और जैसे ये स्टेप लिखोगे, इसके बाद ये पता करना कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग इतना आसान काम नहीं है। हो सकता है दिख जाए किसी केस में, लेकिन हर केस में दिख जाए वो आसान नहीं होगा हमारे लिए, तो हम फंस जाएंगे। तो हमें कह ही नहीं पाएंगे कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। और जब यही नहीं कह पाएंगे कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो मैक्सिमा कहाँ आएगा कैसे कह पाएंगे? ठीक है ना, हर केस में नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, देखो शायद इसमें रेंज आ जाएगी। y = लॉगरिथम ऑफ 5x - x² / 4 आपसे कहा इस फंक्शन का डोमेन पूछा है वैसे इन्होंने तो, लेकिन मुझे लगता है रेंज भी आ जानी चाहिए। दोनों निकालते हैं हम, डोमेन एंड रेंज। पहले डोमेन निकालो, रेंज तो वैसे ही साथ में निकाल लेंगे, लगे आता हूँ। सवाल तो डोमेन का ही लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा मुझे बुलाया था क्या?
ये बढ़िया आपको चैन को लगा फोन आ गया। एक मिनट में चलिए स्टेप 1 बता सकते हैं क्या होगा? हाँ वेरी गुड। पहला स्टेप तो आएगा कि रूट लॉक, पहले तो रूट डोमेन निकालने के लिए हम इस तरीके से, देखो मैं आपको इस सवाल में सिखाता हूँ डोमेन रेंज दोनों अगर निकल सकती है तो पहले ऐसे मूव करते हैं डोमेन के लिए। तो रूट लगा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो रूट परिभाषित कब होता है, रूट कब डिफाइन होता है? जब जिसके ऊपर रूट लगा है वो कैसा होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन 1। ऐसा कर दूंगा तो रूट डिफाइन तो हो जाएगा कि सर रूट की समस्या खत्म हो गई। अब सवाल बन गया ये, अब लॉग के बारे में सोचना है। तभी सिखाया था लॉग डिफाइन कब होता है? जब जिसके ऊपर लॉग लगा है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बनेगी। फिर बेस तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से बड़ा भी है 1 के बराबर भी नहीं है, बेस पे कंडीशन तो बनेगी नहीं, x तो है नहीं वहाँ। इसके बाद कि सर लॉग के बाद बचता है ये तो पॉलिनोमियल है, ऑलवेज डिफाइन। तो और कोई कंडीशन नहीं बनेगी, यही कंडीशन बनेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कलाकारी और सिखाता हूँ। जब इस तरह की 2 कंडीशन बने तो ऐसा मत करना कि अंधों की नहीं पहली कंडीशन लेके सॉल्व करने बैठ जाओ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था ना, अब देखो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर निकाल लूंगा, इसका भी आंसर निकाल लूंगा, फिर इंटरसेक्शन लूंगा। तो कभी कभी क्या होता है इंटरसेक्शन यही आ जाता है बिना आंसर निकाले, तो फिर हमें दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी, हर बार नहीं। तो थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा टाइम होल्ड करके सवाल करे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने सिखाया आपको, एंटी लॉग लेना सबको आता होगा ना, log x बेस है। अब बेस अगर 1 से बड़ा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो x, ये बता एंटी लॉग, ऐसे लिख लीजिए। अगर नहीं आता तो आप देख लीजिए, log x बेस है अगर y के बराबर है तो x क्या हो जाता है? a टू द पावर y के बराबर हो जाता है। ये डेफिनेशन होती है लॉग की, सभी लोग जानते होंगे, तो वही मैं यहाँ लगा रहा हूँ। लेकिन अब बेस देखो, एंटी लॉग लेने का मतलब है लॉग हटाना। लॉग का एंटी जो मैं कह रहा था, फंक्शन को हटाओ या लगाओ, तो यहाँ से मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये आ जाएगा। एंटी लॉग मीन्स मैंने क्या किया, बेस हटा दिया। बोलिए, अब बेस हटाने पर बेस 1 से बड़ा था तो इनइक्वलिटी के साइन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 0
और इनइक्वलिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब देखो इसे ध्यान से देखो, ये बनेगा 4x माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो मैंने क्या कहा, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था। अब कई लोग क्या करते हैं, सोचते ही नहीं है, यही सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो सेकंड और फर्स्ट कंडीशन का इंटरसेक्शन यही ले लो। बातों चक्कर में क्या पढ़ते हो, एक कहता है कि ये 1 से बड़ा है और एक कहता है कि ये 0 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। इनका इंटरसेक्शन यही ले लीजिए, तो आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भैया कोई डाउट हो तो बोलते रहिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे। सही लिख रहा हूँ ना? तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 to 4। ये आपका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो किसी को तो बोलिए। समझ पा रहे कि सर क्या रेंज के बारे में कुछ चर्चाएं कर सकते हैं? ट्राई कर लेते हैं, कर सकते हैं, मुझे लगता है ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको ध्यान से देखिएगा, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे मूव करते हैं डोमेन के लिए, वैसे उल्टा चलते हैं रेंज के लिए। लॉजिकल सोचने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, इसके बारे में सोचूंगा कि ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता होगा। अब पुराने तरीके से नहीं करेंगे, ग्राफ बनाने बैठ जाएं इसका, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मतलब केवल एक रैशनल फंक्शन था, या कहाँ डेरिवेटिव करेंगे, फिर कहाँ हैंडल करते पड़ेंगे, लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं सूझेगा तो फिर वो तो करना ही है एंड में। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ सोचिएगा, रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो पहले मैंने पता किया कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, इसका वेरिएशन क्या होगा। इसे हटा दो, जो डोमेन निकाला है हमने, हटा दो, इसे नोट कर लिया। अब देखिए सबसे पहला मेरा काम है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि 5x माइनस, देखो एक बात और समझनी है मुझे, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि डोमेन 1 से 4 है, तो x की वैल्यू तो हमेशा 1 और 4 के बीच में ही होगी, इसके बाहर तो जाएगी नहीं। तो इसका y का वैल्यू भी कब निकालना है, व्हेन x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4। जब x 1 से लेके 4 तक वेरी करेगा तभी y निकालना है मुझे, ठीक है। x 5 हो जाएगा तो y निकलेगा नहीं। आप मेरी बात समझ गए, क्योंकि 5 पे x और 5 पे y डिफाइन ही नहीं होगा। रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x जो डाल सकते हैं वो डालेंगे तभी तो y निकलेगा। तो इट मीन्स अगर x की वैल्यू डोमेन के अंदर डाली जाएगी तभी y निकाला जाएगा। बेटा डोमेन हमने जो निकाला है, इसके अलावा तो फंक्शन परिभाषित ही नहीं है ना भाई साहब। जब परिभाषित नहीं है तो रेंज कहाँ से लाओगे, तो रेंज इसी के बीच में तो आएगी। आप मेरी बात समझ गए। तो इट मीन्स x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, x 1 से 4 के बीच में और y निकालना है। सवाल हमारा ये हो गया, x 1 से 4 के बीच में और y निकालना है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए कैसे y निकालूंगा। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इस वाले फंक्शन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप मूव करूंगा। रेंज थोड़ी मुश्किल काम होती है, लेकिन 10-12 सवाल करने के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा और एग्जाम में चांस है इसके आने के रेंज के। अब मैंने इसके बारे में सोचा केवल इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। ये आप जानते हैं, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला, जानते हैं कि नहीं। और एकदम क्वाड्रेटिक में ही पढ़ चुके हैं, ऐसा पैराबोला होगा तो इसकी, या बना लो पैराबोला, बनाना आता है पैराबोला ना। ये देखो कैलकुलस से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल सिखाया था, डेरिवेटिव करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना। वैसे कर दूँ, कैसे करूँ बताइए, जैसे आपको वैसे कर दूँ। 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो मैं क्वाड्रेटिक यूज़ करूँ, दोनों से कर देता हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक यूज़ करने के लिए मुझे इसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स कहाँ पर आता था, -b/2a और -d/4a पे वर्टेक्स आता था। तो यहाँ c तो 0 है, तो -b/2a और ये हो जाएगा 4ac माइनस b², b0 नहीं 4ac क्या आएगा, 4ac माइनस b² और c 0 है तो 4ac 0 हो जाएगा, -b² आएगा। ये अगर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b का वैल्यू कितना है यहाँ 5, b का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू -1 है। ये आपके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, -5/2 और 25/4। एक 1/4 अलग है, से बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा।
5/2 ये हमारे वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इससे तो मल्टीप्लाई बाद में कर लूँगा। तो वर्टेक्स कहाँ पर आया मेरा 5/2 पर, और वैल्यू कितनी आई 25/4। और ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग पैराबोला, और कैसा ग्राफ होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो 5/2 पर वैल्यू कितनी आ गई 25/4। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और किसी को ये ग्राफ बनाने में दिक्कत है, देखो शॉर्टकट सिखा देता हूँ। कैलकुलस जो हमने सीखी है अभी सीखी है, हम पता कर लेते हैं कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। यहाँ डोमेन फोन की जरूरत ही नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है ये। यहाँ क्या जरूरत है, डोमेन क्या होगा, नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, यहाँ इन्फिनिटी का चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मुझे इस फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलस से, जो हम सीख चुके हैं। मैं पता करूँगा ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग। ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कितना आएगा, x² का -2x और 5x का 5। अगर ये 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 को हटा देते हैं, तो 2x - 5 < 0 आ जाएगा इंक्रीजिंग के लिए। तो x < 5, देखो वही आ रहा था, x < 5/2। 5/2 के पीछे कैसा आ गया, इंक्रीजिंग। तो 5/2 के आगे क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। यही हमें दिख रहा था ग्राफ में। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो भी मैं कैसे बनाऊंगा ग्राफ कि 5/2 तक तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और 5/2 के बाद डिक्रीज करेगी, और 0 पर वैल्यू 0 है। तो यहाँ से ग्राफ पास करेगा, 5/2 तक इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। देखो बन गया वापस से वही ग्राफ, समझ गए। अब हमारे पास x का वेरिएशन क्या है, 1 से 4। तो हमें पूरे ग्राफ में इंटरेस्ट नहीं है, 1 यहाँ कहीं होगा, 1 पर वैल्यू कितनी है, इधर देखो 1 पर वैल्यू कितनी है, और 4 यहाँ कहीं होगा, ये आएगा 1 पर वैल्यू। ये ग्राफ आएगा हमारा, केवल ये अवेलेबल ग्राफ जो हमारे काम का है। समझ में आ रही बात। इसके पीछे में मतलब ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो जाएगी तो लॉग डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो हमें इसी ग्राफ में मतलब है। तो ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं आएगी जो 25/4 थी। आ रहा है समझ में। और मिनिमम वैल्यू या तो यहाँ पर आएगी, यहाँ किसी एक जगह पर आएगी। वैसे मुझे तो दिख रहा है दोनों बराबर आएंगी, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिमेट्री से आपको दिख रहा तो नहीं था, आप डाल के देख लो। 1 डाल के देखो क्या आएगा, 5 - 1 4/4, 1 यहाँ 1 आ रही है, और शायद यहाँ भी 1 ही आ रही होगी। आपको नहीं देखे तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 1 डाल के और 4 डाल के। समझ गए। तो हमारे पास ये केवल इतनी ग्राफ हमारे काम का है। तो हमारा रेंज क्या आ गया, तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि 5x - x² की वैल्यू कि सर 1 से लेके 25/4 के बीच में है। इस पॉइंट देखो हमारा डोमेन 1 से लेके 4 तक था, तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 1 यहाँ निकालनी है, 1 पर कितनी आएगी। तो मैंने यहाँ 1 डाल दिया, x = 1। तो x = 1 डाला तो y = 1 आ गया। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आए 1, 1, और जब x = 4 डालोगे यहाँ तब भी 4, 1 ही आएंगे। और ये हमारे पास अवेलेबल ग्राफ है। तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 25/4 हो गई। इतना क्लियर है। तो हमारे पास 5x - x²/4 का वेरिएशन आ गया। 1 से लेके गलत कर दिया क्या, अच्छा इसका 1/4 नहीं किया अभी हमने ना, कर लिया अभी 1/4 नहीं किया ना हमने, कर तो लिया। अरे सब गलती कर दी यार, यहाँ नहीं, एक जगह कर लिया एक जगह नहीं किया मुझे लगता है। यहाँ पर तो कर दिया यार, 1 डालने पर 4 से काट तो दिया है। वो डेरिवेटिव में हटाया है, F1 में कहाँ हटाया है, F1 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 डालने पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 डालने पर, तो 1 डालने 1 आ रही है क्या, हाँ सही तो लिखा है, 1 कर लिया है। अच्छा ये कर लिया है। और इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 5/2 डालने पर, यहाँ 16 आ रही है ना। यहाँ नहीं किया, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ नहीं किया है, यहाँ गलती कर दी है। ये 25/4 नहीं आ रही, 25/4 जो मैंने निकाली थी केवल इसकी निकाली थी, केवल इसकी। तो 25 कितना आ रहा होगा, 16 आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप निकाल के देख लेना। देखो आप ऐसे कर लो, आप भूल जाओ उस वाले मेथड को। 1 ये ग्राफ समझ में आया, यहाँ वैल्यू निकाल लेना, यहाँ निकाल लेना और यहाँ निकाल लेना, तीनों मिल गई। अब दिख जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 25/16 सबसे बड़ी आ रही है और 1 सबसे छोटी आ रही है, ये मिल गया मुझे। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बोलिए। अब हमारा जो फंक्शन है इस पर लॉग लगाया है और बेस 2 है। बेस 2 मतलब बेस 1 से बड़ा, और लॉग अगर हम लगाएं या हटाएं 1 से बड़े बेस के लिए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ उठा के मैं क्या करूँगा, पूरी इनइक्वालिटी पर लॉग लगा सकता हूँ बेस 2 के लिए। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका 0 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 25/4, इसे लिख देंगे हम 5/4 का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ? ये 2 बाहर आ जाएगा, 25/4 ही लिखा रहता ना, हमें कौन सी मगजमारी करने की आवश्यकता है अभी। ये चलो 2 को बाहर ले आते हैं, 2 आ जाएगा 5/4, ऐसा हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसके ऊपर रूट भी चाहिए। और देखो ये भी पॉजिटिव है, मतलब रेंज पॉजिटिव रेंज में है, तो पॉजिटिव रेंज में अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो रूट लेने पर वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी। कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो रूट लेने में क्या रहेगा, इंक्रीज ही करेगी, तब रूट ले लीजिए। तो 0 का रूट तो 0 ही आ जाएगा, और इसका रूट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉगरिथम ऑफ 5/4/2, ये आपका रेंज आएगा। गंदा सा आंसर इसलिए है क्योंकि सवाल उससे पूछा ही नहीं है रेंज का, हमने मन से बना लिया है। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, ये y का वेरिएशन होगा। तो ऑब्जर्व क्या करना है कि x का वेरिएशन पता चलने के बाद इसका वेरिएशन क्या है, इसका वेरिएशन मिल गया तो फिर इसका वेरिएशन क्या है, इसका वेरिएशन मिल गया तो फिर इसका वेरिएशन क्या है, इसका वेरिएशन मिल गया तो आपको y का वेरिएशन मिल जाएगा। हाँ 0 से 1 तक बढ़ेगी नहीं वैल्यू, तो क्या होगी 0.5 का स्क्वायर करें, कंपेयर भी तो 0.5 का स्क्वायर करें, बढ़ तो रही होगी ना। 0.6 का स्क्वायर तो बड़ा ही होगा ना 0.5 के स्क्वायर से, घट थोड़ी क्या होगा, उल्टा बोल दिया गया। 0.5 का स्क्वायर 0.25 आएगा, इसका 0.36 आएगा, ये तो बढ़ी रही है ना, ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक पे ध्यान दें, तो हमारे काम की बात क्या है यहाँ पर कि पहले हमने इसके बारे में सोचा ये कैसे वेरी कर रहा होगा, इसका वेरिएशन मिल गया, ये सोचने के लिए पता होना चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। फिर हमने इसका वेरिएशन सोचा, फिर हमने इसका वेरिएशन सोचा पूरे का, और ये इसका वेरिएशन अगर मिल गया तो ये हमारा y का वेरिएशन है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? इस तरीके से हम रेंज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नोट कर लिया हटाऊं से जो मैंने आपको, हाँ कहाँ से आ गया, इस पॉइंट पे वैल्यू निकाली 5/2 पर फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन था हमारा, डाल दीजिए x की जगह 5/2, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने देख लिया कि मिनिमम वैल्यू, इस ग्राफ को देख लिया, मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है 1 से 4 के बीच में, और मैक्सिमम वैल्यू 25/16 आ रही है। ठीक है, कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, मिनिमम इन्फिनिटी बोल देते हैं, माइनस इन्फिनिटी, वो भूल जाते हैं कि हमें डिस्कशन डोमेन के अंदर ही तो करना पड़ेगा। अगर आप माइनस इन्फिनिटी ले लोगे x तो लॉग परिभाषित ही नहीं हो रहा होगा, फंस जाओगे आप। तो आपको जो भी बात करनी होती है रेंज निकालने की, वो डोमेन के अंदर ही करनी होती है। क्लियर है? कोई तकलीफ हो तो बोलिए। क्लियर है सब लोगों को? इसकी वैल्यू होती है log 1/2 की बेटा, लॉगरिथम ऑफ x to the base 2। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2 की पावर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर x बराबर 1, किसी भी लॉग की वैल्यू 1 पर कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। लॉगरिथम ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर एनी डिफाइंड बेस। किसी भी डिफाइंड बेस के लिए लॉग की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 के बराबर होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं इस बात को, आपको कैसे पता कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? ये फंक्शन देखो ना, कुछ टाइम पे इंक्रीजिंग भी है, कुछ डिक्रीजिंग भी है। इस फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगी ये कहानी। अगर इस पूरे की जगह x लिखा होता और डोमेन 1 to 4 तो कह देता कि 1 पे मिनिमम 4 पे मैक्सिमम, तब कह देता इस बारे में। अभी क्यों कहूँगा इस बारे में? ठीक है ना, क्लियर है? इस तरीके का इक्वेशन में लिख रहा हूँ, घर जाके आप ट्राई कर लीजिएगा। एग्जैक्टली सेम है, बस बेस हाफ कर दिया है 2 की जगह। इसका डोमेन पूछा है, रेंज आपका मन है निकालना तो निकालिएगा, मेरे पास तो डोमेन ही पूछा है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही स्टेप का डिफरेंस है। कौन सा? कि यहाँ पर उसने बेस जो है वो 2 की जगह हाफ कर दिया है। ठीक है,
क्लियर है? क्या ये सवाल आप कर सकते हैं मेरा? देखिए, इसका डोमेन निकालना है। लॉगरिथम ऑफ 2, बेस आपको दे रखा है x-2 अपॉन x+3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। करिए सभी लोग, इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। देखिए, इन दोनों का डोमेन निकालना पड़ेगा आपको और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। चलिए, कंडीशंस बताइए क्या क्या बनेंगी, बोलिए। इसके डोमेन के लिए कंडीशन क्या बनेगी, आप बताएंगे? बताओ क्या कंडीशन बनाऊँ? x-2 अपॉन x+3 जीरो से बड़ा होगा, बेस जीरो से बड़ा होता है। और कंडीशन क्या बनेगी? 1 के बराबर। वेरी गुड, ये दो कंडीशन बनेंगे। ठीक है, चाहो तो इसकी भी साथ में बना लो। डोमेन सब में इकट्ठा लगा देंगे, इंटरसेक्शन क्या फ़र्क पड़ना है। इसकी क्या बन जाएंगी, बोलिए? ये बन जाएंगे। अब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। बस तीनों के आंसर में क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन लग जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बोलो। अब इन्हें सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे करेंगे? वाई यूजिंग मेथड ऑफ इंटरवल। तो एक पॉइंट तो आ गया -3, एक पॉइंट आ गया 2। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? -∞ टू -3 और यूनियन 2 to ∞। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x-2 इज़ नॉट इक्वल टू x+3, x तो कट जाएगा। -2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? कैन बी एनी रियल नंबर। ये तो हमेशा ही सही है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। समझ गए? ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही कर दिया गया, सही लिखा है ना? लेस देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? मेथड ऑफ इंटरवल से -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞ आएगा। अब चेक कर रहा था, सो रहे हो जग रहे हो तुम लोग यार। तुम लोग भावनाओं बह गए। हाँ, यस्सर कर रहे हो कि देख भी रहे हो बोर्ड पर। तो -3 से 3। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन? दोबारा देख लीजिए, किसी को नहीं आता हो तो। देखिए, हमने नंबर लाइन बना लिया। पहला आंसर क्या है? यहाँ कहीं -3 मान लेते होगा, और क्या है? यहाँ कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा। तो पहला आंसर है -∞ से -3, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं है, और 2 से ∞। ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर तो ऑल रियल नंबर है, और तीसरा आंसर -3 से 3 तक। तीसरा आंसर ये है, यहाँ क्लोज्ड है। तो ऐसा आंसर चाहिए तीनों में कॉमन हो। यहाँ से दिख रहा है 2 to 3, 2 तीनों में इंक्लूड है क्या? इसमें नहीं है। 2 पे ओपन, और ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 पे क्लोज। ये आएगा इस सवाल का डोमेन। x बिलोंग्स टू ओपन 2 to क्लोज 3। बोलिए, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए। शायद आप समझने लगे होंगे कैसे हमें डील करना है। अब इस तरह के सवाल में रेंज की बात हम नहीं करेंगे हम, कि हमें पता नहीं कि इनका वेरिएशन कैसे होगा। एक फंक्शन होता तो कर भी लेते। एडिशन वाले केस में थोड़ा हम बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना?
कुछ रेंज के सवाल लिख रहा हूँ 3-4, आप जवाब दीजिए मेरे इनको बारे में। सिंपल से ही है, ग्राफिकली आपको एनालाइज करना है। पहला सवाल ये है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा सवाल ये है, अब नोट कर लीजिए 3-4 सवाल हैं ये आपको करने हैं। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सबकी रेंज निकालनी है। तीसरा सवाल ये है, मैं आपको यहाँ से सोचना सिखाता हूँ रेंज के बारे में। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड, ये थोड़ा मुश्किल सवाल होगा, करा दें क्या? करा लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, चलिए इतना ही करते हैं। एक करके स्टार्ट करिए सभी लोग। ये हटा दो, नीचे वाला सॉल्यूशन नोट कर लिया है? हाँ, कुछ इन चारों में आपको रेंज निकालनी है। फाइंड द रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। देखिए करके भैया। मैं स्टार्ट करूं क्या? हो गया पहला सवाल किसी का? पहला -4 टू एक्सेप्ट 0, गलत गलत। ओपन क्लोज इससे बताना पड़ेगा ना, क्लोज गलत है। अब सही है, ओपन -4 टू 4। इतनी देर से मैं जो डगरा के चिल्लाता हूँ तुम लोग सुनते नहीं हो ऐसा लगता है। आप सभी लोगों ने 10x को साइन अपॉन कॉस लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? लिखा है। फिर कॉस को काटा भी होगा, काटा है? हाँ काटा है ना, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा अगर काटते टाइम कि cos x नॉट इक्वल टू 0। cos x अगर 0 नहीं है इसका मतलब क्या होगा? cos x 0 कब होता है? ये ग्राफ था cos x का, cos x 0 होता है यहाँ पर π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2। इट मीन्स x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगी। ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपका सवाल अब क्या बन गया? अब बताओ कुछ नया है इसके अंदर। आपका सवाल बन गया कि एक 4 sin x की रेंज चाहिए और x कैसा नहीं होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो नया हो। कई बार बात कर चुके इस बारे में, कर चुके कि नहीं कर चुके? बोलो कर चुके हैं। अब आप बनाओगे सर 4 sin x का ग्राफ। नहीं बनाओगे वैसे तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, पहली बार देख रहे हो आप, वरना तो मैं देखते ही आंसर बोल देता। आप जानते हैं 4 sin x का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, जो वैल्यू मैक्सिमम 1 आती थी वो 4 आएगी और जो -1 आती थी वो कितनी आएगी? -4 हो जाएगी। लेकिन तकलीफ क्या आएगी? जो 1 वैल्यू आती थी π/2 पर, वो चाहिए ही नहीं हमको। तो ये वाला पॉइंट क्या करना पड़ेगा? गायब कराना पड़ेगा। ये -4 जो आती थी वो कब आती थी? 3π/2 पर। ये पॉइंट भी हमारा इंक्लूड नहीं है। सेम यही ग्राफ आगे पीछे और जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? ऐसा कहानी बनेगी। अब वो क्या दिख रहा है यहाँ पर? रेंज क्या दिख रही है? -4 से 4, लेकिन ना तो -4 इंक्लूड है ना ही 4 इंक्लूड है। दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब 90% लोग इसे एग्जाम में गलत कर सकते हैं। आंसर टिक कौन सा करेंगे? वो क्लोज्ड -4 से 4। गलती क्या है? कॉस को काट दिया, मस्त हो गए। कॉस काटने से पहले
ये कहना पड़ेगा कि कॉस नॉन ज़ीरो है। कॉस ज़ीरो है तो फंक्शन परिभाषित ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो आपको ये कहना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताइए, अगर ये नोट कर लिया हो तो। आपके कोई छोटे मोटे डाउट्स हो ना, जो मैं चीज़ें यूज़ करता रहता हूँ, बार बार लॉगरिथम यूज़ कर लिया, कुछ यूज़ कर लिया, किसी भी स्टूडेंट के छोटे मोटे डाउट हो तो सुबह जब आप आते हैं तो डीपीपी को छोड़ के आप वो डाउट पहले पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना? आपको लगता है कि मेरे लॉग में कुछ डाउट है, मुझे इसमें कुछ डाउट है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हमें अच्छे से आनी चाहिए पहले तो। स्पेशली नए स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने पहले शायद नहीं पढ़ रखा हो तो आप पूछ लीजिएगा एक बार पहले आके। क्वेश्चन 2 तो मुझे लगता है आसान है, हो गया होगा। नहीं हुआ 2 नंबर का? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को देखने में। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इसे फैक्टराइज, हाँ -1 to 1, गुड। इसे फैक्टराइज करोगे तो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ तो कोई डोमेन का चक्कर ही नहीं है, ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है, ऐसी कोई तकलीफ ही नहीं है कि डोमेन के बारे में कुछ सोचना हो। ये 1 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा 1? तो रिमेनिंग क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका fx। तो cos फंक्शन का वेरिएशन तो आप जानते हो, cos फंक्शन का वेरिएशन कैसा होता है? एंगल से क्या फ़र्क पड़ना है? cos का वेरिएशन तो क्या होता है? -1 to 1 ही होगा cos की वैल्यू तो हमेशा। कोई बड़ी बात कह दी मैंने क्या? है क्या चीज़ समझ में नहीं है आपको? भी तो पूछ रहा हूँ मैं, तब बैठे क्यों आप? बोल, ये समझ में आ गया, इसको 1 लिख दिया, ये समझ में आ गया। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा लिख दिया। अब ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर क्या समझ में आएगा? नहीं। जो स्टेप अजीब लगता है बोल दी, जैसे तुम बोल दिए तो मेरे पता चल गया ना, ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं है तो मैं बता दूंगा। कोई भी स्टूडेंट हो, आप बोलोगे नहीं, बैठे रहोगे तो आपको पता थोड़ी चल पाएगा कैसे लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का cos 2a। अब एक cos का फंक्शन बन गया। अब cos के फंक्शन का वेरिएशन तो क्या होता है? अब इसकी वैल्यू तो देखो, जरा सोचिए इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो कुछ भी हो सकता है सर, -∞ से इन्फिनिट। ऐसा मत करना कि cos देख के कह दो आँख बंद करके कि हो जाएगा -1 to 1। cos का किसके ऊपर लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा। इसके बारे में सोचो, ये कुछ भी हो सकता है, -∞ से इन्फिनिट। और -∞ से इन्फिनिट के बीच में cos कैसा होता है? -1 to 1 होता है। cos की वैल्यू जिस इसे t बोल दो, मान लो थोड़ी देर t बोल देते हैं। अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो ग्राफ ये बनेगा, और t कुछ भी हो सकता है। पूरे के पूरे t में cos का वेरिएशन कितना है? -1 से 1 तक ही तो है। तो इस फंक्शन का वेरिएशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी रेंज -1 to 1। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? क्लोज्ड -1 to 1। कोई डाउट हो तो बोलिए। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? अगेन -1 to 1 यार, क्या आएगा? 0 to 1, -1 to 1। थर्ड वाले का आंसर भी आएगा -1 to 1। दिमाग लगाइए, हमें रेंज निकालना है। रेंज दोबारा देखो, दोबारा बोल रहा हूँ, रेंज कैसे निकालते थे? पीछे से आते थे। रूट एक्स के बारे में सोचिए, रूट एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में साइन कैसा होता है? तो ग्राफ बना लो 0 से इन्फिनिटी में साइन का। बात समझ में आ रही है? पीछे ग्राफ नहीं बनेगा बस, और क्या होगा? तो क्या वेरिएशन दिख गया? अगेन -1 to 1। थर्ड का आंसर क्या आएगा? -1 to 1। इन तीनों में कोई तकलीफ हो तो बोलो। किसी को तकलीफ हो इन तीनों में तो आप बोल सकते हैं, जिससे फिर मैं चौथे पे जाऊँगा नहीं जाऊँ वहीं डिसाइड करेंगे। किसी को डाउट हो तो इनके दोबारा से बात करें इनके बारे में, फिर फोर्थ पे जाएं। फोर्थ सवाल थोड़ा बढ़िया है इनसे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? फोर्थ पे आऊँ? चलिए, अब फोर्थ में भी कुछ नया जादू नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। किसी ने कर लिया फोर्थ? cos 1 से 1, क्लोज ओपन दोनों। ये
आपका आंसर क्या है? यही cos 2, cos 2 से 2, cos 2 गलत है, cos 2 से 0 पे यार। और कोई? 1 से cos 2 देखते हैं अभी। और कोई आंसर? देखिए थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इतना मुश्किल सवाल नहीं दे रहा। देखिए अगर मैं 2 sin x को थोड़ी देर के लिए t नाम दे दूँ, घबराइएगा नहीं, इधर देख लीजिएगा, तो सवाल बन जाएगा cos t। अब मुझे लगा cos t की रेंज चाहिए तो -1 to 1, लेकिन t का वेरिएशन क्या है पता करना पड़ेगा। तो t हमने 2 sin x माना है, तो t का वेरिएशन क्या हो जाएगा? -2 से 2। इसका मतलब क्या है कि मुझे cos का ग्राफ तो चाहिए, लेकिन कब? -2 से 2 के बीच में केवल। इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे ग्राफ चाहिए cos का, लेकिन कब? -2 से 2 के बीच में। ऐसा होता है cos का ग्राफ। और ये पॉइंट कितना होता है? π/2। π/2 अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है। और 2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, और 2 पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही होगी? cos 2। -2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये -2 यहाँ कहीं आ रहा होगा। इसमें वैल्यू कितनी आएगी? cos ऑफ -2, वो भी cos 2 ही हो जाएगी। cos ऑफ -2 वो भी कितनी हो जाएगी? cos 2। तो हमारे ग्राफ, हमारे पास जो अवेलेबल ग्राफ है ये है, इसके अलावा बाकी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो अब वेरिएशन, तो मिनिमम वैल्यू तो आपको ये दिख रही है cos 2, और मैक्सिमम क्या दिख रही है? cos 2 से 1। ये भी गलत है, ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा आपका? ये भी गलत है, सारी गलत दिखा दी तुमने। तो आंसर क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू cos 2 और मैक्सिमम वैल्यू 1। ये आपका आंसर आएगा। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं समझ में आया? देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, सुनिए। हमारे पास सवाल था साइन ऑफ cos ऑफ 2 sin x, ये सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग। हाँ, आपको क्या निकालना है? रेंज कि सर क्या होती है रेंज? रेंज होती है y की पॉसिबल वैल्यू, कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो y का फंक्शन cos फंक्शन है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए 2 sin x को t कह दिया। अब जरा मुझे एक बात बता दो कि आप t का वेरिएशन कर सकते हो? t कैसा होगा? है cos ऑफ -2 तो cos 2 ही होता है। अरे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू cos 2 है, cos 2 अपने आप में नेगेटिव होगा, -cos 2 क्यों करेंगे? cos 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, 2 सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। कोऑर्डिनेट तो cos 2 ही है ना, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। आप बताएंगे मेरे को 2 sin x बराबर t माना, तो t का वेरिएशन क्या होगा? t का वेरिएशन क्या होगा? -2 से 2। sin x का वेरिएशन क्या होता है? -1 to 1, 2 से मल्टीप्लाई करना है। t का वेरिएशन क्या हो जाएगा? -2 से 2। और हमारा फंक्शन क्या हो गया अब? cos t। तो अब क्या बोलोगे कि सर मुझे इसकी रेंज चाहिए और t का वेरिएशन -2 से 2 है, तो cos फंक्शन का रेंज चाहिए, और जिसका t वेरी कहां से कर रहा है? -2 से 2। तो मैंने cos का ग्राफ बनाया। ऐसा होता है cos का ग्राफ, होता है कि नहीं? ये पॉइंट होता है π/2। अब 2 आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एंगल्स होते हैं रेडियन में, तो पाई का मतलब होगा 1.57, तो 2 यहाँ कहीं आ रहा होगा। 2 ये पॉइंट होगा आखिरी पॉइंट, ये -2 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो हमारा जो cos ग्राफ का x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है -2 से 2 है, तो इस वाले ग्राफ में तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको देख के बताना है मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा। तो 2 डालने पर फंक्शन में, फंक्शन था cos t बराबर डाल दिया 2, तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 2 y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -2 cos ऑफ -2, और cos ऑफ -2 cos 2 ही होता है। तो आपको दिख जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू दिख जाएगी, ये दोनों बराबर है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। तो cos 2 मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है, वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है cos की? 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? cos 2। रेंज कितनी हो जाएगी? cos 2 से लेके 1 तक। क्लियर है? इसकी जगह सवाल ये भी हो सकता था, आप चाहो तो घर जाके कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। cos ऑफ 2 cos x, sin ऑफ 2 cos x, और sin ऑफ 2 sin x। ये तीनों सवाल ट्राई करके देखिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या फ़र्क पड़ना है। आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, केवल आपको ऑब्जर्व करना, देखना आसान लगने लगे। ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए, इनका आप करके देख लीजिएगा रेंज क्या आएगा। रेंज को थोड़ा फील करना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक्स का वेरिएशन क्या है, फिर वो किसके ऊपर लगा है, वो किसके ऊपर लगा है, इस तरीके से आपको देखना पड़ता है कहाँ कहाँ तक वेरिएशन अप्रोच कर सकता है। ठीक है।